नमस्कार, आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मानहुस। हाँ तो कहानी की शुरुआत एक अंधेरे और भयंकर डंजन से होती है, जहां हमारा एमसी रियून सेरमिन एक दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ है और उसे सिर्फ मजे के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी कुटाई इतनी बुरी तरह हुई थी कि उसके शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा है। इस सब का जिम्मेदार है सन्स पैटर्न, वो मॉन्स्टर जिसने उसकी पावरफुल फैमिली को तबाह कर दिया था। रियून के इस बुरे सपने में फंसने का रीजन बहुत सिंपल है। सेरमिन फैमिली में हर कोई ग्रेट पावर इनहेरिट करता है, लेकिन सबसे छोटे प्रिंस को अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी पावर नहीं मिली थी। जब सन्स उस चोमू बंदे को कोसता है जो मरने से इनकार कर रहा है, तो हमारा एमसी उसे अपनी सफरिंग खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन वो सफेद बालों वाला बंदा जवाब देता है कि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। असल में उसने बहुत पहले ही रियून की जीभ काट दी थी। बीसी, ये तो कुछ ज्यादा डार्क हो रहा है, समय रैना ने तो नहीं लिखा है। इसके बाद लॉर्ड आखिर में सेरमिन फैमिली को तबाह करने की 3rd एनिवर्सरी पर खेलने से थक जाता है और कैजुअली डंजन से चला जाता है, अब बिल्कुल अकेला। हमारे एमसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उस दिन को 3 साल बीत चुके हैं। उसकी फैमिली ह्यूमैनिटी के लिए वैनगार्ड की तरह काम करती थी, जो डार्कलैंड की बॉर्डर पर खड़ी रहती थी। डार्कलैंड एक मिस्टीरियस जगह है जो एंडलेसली मॉन्स्टर्स पैदा करती है। इसी ऑनरेबल ड्यूटी की वजह से सेरमिन फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट की 5 नोबल फैमिलीज में सबसे स्ट्रांग थी। लेकिन एक दिन रियून के फादर और बड़े भाई बिना किसी सुराग के अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, और वही पल उनके डाउनफॉल की शुरुआत बन गया। लॉर्ड सन्स पैटर्न ने इसे उन्हें नीचे गिराने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी समझा। उसने हर डर्टी मेथड का इस्तेमाल किया जो उसे मिल सका, ताकि वो केस के दौरान फैमिली को बर्बाद कर सके। उसका असली मकसद सेरमिन फैमिली का ड्रैगन ब्लड था, जो एक स्पेशल ब्लेसिंग है जो सिर्फ सच्चे वंशजों को ही मिलता है। ये उन्हें इतना पावरफुल बनाता है कि वो बचपन में 7th रैंक आर्चमेजेस और सिर्फ 15 इयर्स की एज में सोर्ड मास्टर्स बन सकते हैं। मगर पहले डीमन लॉर्ड अर्कान का कर्स उस ब्लेसिंग को नलीफाई कर सकता है। ये कर्स सदियों में सिर्फ एक बच्चे को अफेक्ट करता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा बंदा वो अनलकी था जिसे ये कर्स मिला था। इसीलिए वो कभी सोर्ड चलाना या मैजिक कास्ट करना नहीं सीख पाया। वहां अकेले बैठे वो अपनी हेल्पलेसनेस पर रोता है, जिसकी वजह से पैटर्न फैमिली ने उसके घर को इतनी आसानी से तबाह कर दिया। बात को और बदतर बनाने के लिए उस साइको लॉर्ड ने उसकी लाइफ बर्बाद करने के बाद उसे 3 लॉन्ग ईयर्स तक टॉर्चर किया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए। स्टिल वो अब इतना थक चुका है कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा। उसे अपनी मौत करीब आती महसूस होती है, इसलिए वो शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो फाइनली रेस्ट कर सके। हाउएवर, दुनिया के प्लान्स उसके लिए कुछ और ही हैं। हमारा बंदा फिर से जागता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे एक जाना पहचाना चेहरा उसे यंग मास्टर कहकर बुला रहा है। वो सीरियसली कंफ्यूज्ड है कि उसकी मेड और केयरटेकर कॉलिन उसके ठीक सामने कैसे खड़ी है। जैसे ही चीजें समझ में आने लगती हैं, वो उसे अर्जेंटली एक मिरर लाने का ऑर्डर देता है। वो रिफ्लेक्शन में अपने यंग सेल्फ को देखकर फिर से हैरान रह जाता है। तो वो उससे पूछता है कि ये कौन सा ईयर है। जब वो ईयर कंफर्म करती है, तो रियून को महसूस होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जब उसे रियलाइज होता है कि वो किसी तरह उस समय में वापस आ गया है जब वो 12 साल का था। ये उसकी लाइफ का कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है। ये वो साल है जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था और पैटर्न फैमिली ने अपनी मूव्स चलनी शुरू की थी। जब उसे द ओवरसियर के फाइनल वर्ड्स याद आते हैं कि वो उसकी विश पूरी करेगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तभी एक डिग्निफाइड आदमी जो उसके कोलैप्स होने के बारे में सुनकर कमरे में आता है, और कॉलिन तुरंत उसके सामने झुक जाती है। रियून उसे तुरंत पहचान लेता है। वो अलेहांद्रो है, उसकी फैमिली का रिवियर्ड नाइट कमांडर। कमांडर कहता है कि वो प्रिंस को उसकी वीक कंडीशन की वजह से रेस्ट करने देगा। कॉलिन बीच में आकर कहती है कि उसने उन्हें पहले ही वार्न किया था कि ऐसा होगा। हाउएवर, हमारा बंदा उन दोनों को सरप्राइज कर देता है जब वो कामली कहता है कि वो एक्चुअली पीक कंडीशन में है। वो तुरंत पूछता है कि आज ट्रेनिंग में वो क्या करने वाले हैं। अलेहांद्रो को यकीन नहीं होता कि वो प्रैक्टिस स्किप करने का बहाना ठुकरा रहा है, और बताता है कि आज का लेसन फुटवर्क पर फोकस्ड है। कंफ्यूज्ड होकर वो जोर से सोचता है कि क्या ये सच में यंगेस्ट प्रिंस है। हमारा बंदा अपनी ट्रेनिंग सोर्ड उठाता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रियून सेरमिन है। हरियान में अपने ब्रूटल टाइम में मिली एक्सपीरियंस और पावर के साथ वो पूरी तरह से रेडी है कि जो भी उसके सामने आए उसका सामना कर सके, क्योंकि ये उसका एक चांस है सब कुछ ठीक करने का
और उस सन्स पैटर्न से हिसाब बराबर करने का। हमारा एमसी अपने स्टैट्स चेक करता है और रिलीव्ड महसूस करता है जब वो देखता है कि उसकी स्किल्स पूरी तरह से ट्रैश नहीं है। उसे अपना डबल एस रैंक कर्स भी वहां मिलता है। तभी अलेहांद्रो अंदर आता है और कहता है कि प्रेपरेशंस हो चुकी हैं। तो रियून स्टेटस स्क्रीन बंद करके उसके साथ बाहर चला जाता है। वो अरीना में पहुंचते हैं जहां सेंटर में एक गॉब्लिन जंजीरों से बंधा हुआ है और एक पागल ग्रेमलिन की तरह चीख रहा है। मॉन्स्टर रियून की तरफ झपटता है, लेकिन जंजीरें उसे वापस खींच लेती हैं। उनके आसपास का टेंशन बढ़ जाता है और कॉलिन नाइट कमांडर से इस पागलपन को रोकने की गुहार लगाती है, क्योंकि यंग मास्टर की कंडीशन आइडियल नहीं है। रियून समझता है कि वो ये उसके लिए कर रही है, क्योंकि कल तक वो मॉन्स्टर्स के पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो अब लॉक इन हो जाता है और खुद से कहता है कि वो फाइनली समझ गया है और जानता है कि उसे क्या करना है। सिस्टम बार बार वार्निंग फ्लैश कर रहा है कि आर्कन का कर्स फिर से किक इन कर रहा है, वही कर्स जो मॉन्स्टर्स को उसके लिए नाइटमेयर फ्यूल बना देता है। जैसे ही वो स्टेटस स्क्रीन को देखता है, वो फाइनली समझ जाता है कि कर्स का असल में क्या मतलब है। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को तैयार करता है। अलेहांद्रो कहता है कि वो आज के लिए रेस्ट कर सकता है, लेकिन रियून कहता है कि वो अभी बिल्कुल भी डन नहीं है और आगे बढ़ता है। गॉब्लिन उसके मूव करते ही झपटता है और उसका स्वाइप उसे ऑफ गार्ड कर देता है। वो प्योर फियर से पीछे की ओर स्लाइड करता है, फिर खुद को रोकता है। वो अपने ही ब्रेन को डांटता है और कहता है कि ये सिर्फ एक स्मेली गॉब्लिन है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि ये गॉब्लिन उस प्रेशर के आसपास भी नहीं आता जो लॉर्ड का एडियन में था। उस प्रेजेंस ने अकेले ही उसे फ्रीज कर दिया था, जैसे वो कुछ भी नहीं है। उसकी तुलना में ये वीक लिटिल क्रीचर बमुश्किल एक वार्म अप है। वो अपनी सोड ऊंची उठाता है और उसे गॉब्लिन के सिर पर एक क्लीन सैटिस्फाइंग थंक के साथ मारता है। नाइट कमांडर और कॉलिन दोनों अपने मुंह खोले फ्रीज हो जाते हैं। सिस्टम उसे फिर से इन्फॉर्म करता है कि उसने कर्स को पार कर लिया है और उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया है। वो अपने हाथों में टूटी हुई सोड और फ्लोर पर डरे हुए गॉब्लिन को घूरता है। अगला मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है कि उसे अब मॉन्स्टर्स से डर नहीं लगता। वो एक पल के लिए वहां खड़ा रहता है, इस पर सोचता है, फिर अलेहांद्रो की ओर मुड़कर उसे एक असली सोड लाने का ऑर्डर देता है। नाइट कमांडर हेजिटेट करता है, जबकि कॉलिन बेहोश होने के लिए तैयार दिखती है। रियून बूढ़े आदमी को एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और कुछ ऐसा होता है जिससे वेटरन नाइट ब्लश कर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि यंग मास्टर फाइनली एक अल्फा मेल बन गया है। दोस्तों, रियून तो अल्फा मेल बन गया है, वैसे ही आप भी बन जाओ। बस वीडियो को लाइक एंड हाइप करो और लॉर्ड ऑफ मैनहुअस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस इतना सा सपोर्ट चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गॉब्लिन कांपने लगता है जैसे ही रियून उसे फिर से देखता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता चल गया हो कि उसका अंत आ गया है। रियून बिना किसी दया के स्विंग करता है और एक क्लीन स्ट्राइक से उस बेचारे क्रीचर की सफरिंग खत्म कर देता है। अलेशांद्रो कॉलिन से कहता है कि ध्यान से देखो, क्योंकि वो हाउस सेरमिन के अगले हेड के राइज को विटनेस कर रहे हैं। फाइट के बाद रियून बाहर जाता है और खुद को शांत करने के लिए अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालता है। वो अपने रिफ्लेक्शन को घूरता है और रिलीफ महसूस करता है कि स्टेटस और सिस्टम ने उसे कर्स का एक हिस्सा तोड़ने में मदद की। वो दोनों हाथ सिंक पर पटकता है, एक्साइटेड होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास ग्रो करने की गुंजाइश है और रियल पोटेंशियल अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है। हाउएवर, उसका मूड फिर खराब हो जाता है क्योंकि वो मिले एक्सपीरियंस पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो उसे प्रॉपर्ली लेवल अप करने के लिए मिलियंस ऑफ गॉब्लिन्स को मारना होगा। वो खुद से कहता है कि उसे उस भयानक दिन के हाउस सरमिन पर टूटने से पहले जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। कम से कम वो कंफर्म करता है कि कर्स एब्सोल्यूट नहीं है और इसे तोड़ा जा सकता है। सिस्टम को घूरते हुए वो खुद से कहता है कि वो इस चांस को वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लोअर मोड में डाइव करते हुए हाउस सरमिन की करंट स्टेट एक मेस है, क्योंकि उसके फादर और सिबलिंग्स 2 साल से ज्यादा समय से मिसिंग हैं। कमजोर होने पर भी वो अभी भी हाउस में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, इसलिए दुश्मनों ने अभी तक कोई मूव नहीं किया है। अचानक वो एक्साइटमेंट में हवा में अपनी फिस्ट फेंकता है कि उसने फाइनली अपना लेवल बढ़ाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो डिसाइड करता है कि अब सेकंड मेथड को चेकआउट करने का टाइम है। सीन एक खूबसूरत लेडी इन रेड की तरफ शिफ्ट होता है, जो मास्क पहने हुए है और हाउस के दरवाजों से अंदर आती है। वो चाय के लिए एक साथ बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं। वो कहती है कि उसने मॉन्स्टर हंट के बारे में सुना है और मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाने से पहले उसे देखकर मुस्कुराती है। ये बंदी सैना है, हाउस सरमिन के मैजिक सेक्शन की लीडर।
नाइट कमांडर की तरह वो भी टेरिफाइंग स्किल्स वाली एक 7th रैंक मेज है। उसकी एबिलिटीज या उसकी लाइफ के बारे में फैमिली के हेड के अलावा कोई ज्यादा नहीं जानता। वो अपना कप नीचे रखती है और सीरियस हो जाती है। उसे वार्न करती है कि गॉब्लिन हंट को अपने ईगो को इन्फ्लेट न करने दे, क्योंकि मैजिक एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने उसे पहले कभी ट्रेन नहीं किया, क्योंकि उसने जज किया था कि उसमें बिल्कुल भी मैजिकल टैलेंट नहीं है। रियोन मुस्कुराता है क्योंकि वो ये सच पहले से जानता था। कर्स ने उसे कभी माना सेंस करने भी नहीं दिया, उसे वील्ड करना तो दूर की बात है। हाउएवर, कल सब कुछ बदल गया और फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि वो अब माना फील कर सकता है, और ये रेवलेशन उसे विजिबली सरप्राइज्ड कर देता है। चाय को किनारे रखकर सीना एक कूल फायर ड्रैगन की इमेज बनाती है। फिर वो उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की परमिशन देती है ताकि वो चेक कर सके कि क्या वो सच में माना देख सकता है। वो कहती है कि उसे उस शेप को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो उसने अभी अभी हवा में अपने मैजिक से ड्रॉ किया है। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है जब वो बिना एक पल की हेजिटेशन के तुरंत करेक्ट आंसर दे देता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसने सिर्फ एक रात में मैजिक सेंस करने की एबिलिटी को अचानक कैसे अवेकन कर लिया। ये फैक्ट कि वो उसकी ड्राइंग्स देख सकता है, इसका मतलब है कि उसकी माना की नॉलेज किसी तरह से उसके बराबर या उससे भी ज्यादा है। वो चिंता में इधर उधर टहलने लगती है, सोचती है कि छोटा बंदा इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से इतनी दूर तक कैसे प्रोग्रेस कर गया। फिर रियून उसे बताता है कि उसकी मैजिक देखने की एबिलिटी प्रैक्टिकली यूजलेस है। वो माना को क्लियरली देख सकता है, लेकिन वो सरमिन फैमिली की मैजिक डेवलपमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो चाहता है कि वो उस वॉल को ओवरकम करने में उसकी मदद करे। वो सरप्राइज्ड है कि वो उसकी मदद चाहता है, जबकि वो अपनी बॉडी के अंदर मैजिक स्टोर भी नहीं कर सकता। इसके लिए सेना को डायरेक्टली अपनी मैजिक पावर को उसमें फोर्स करना होगा। वो उसे वार्न करती है कि वो प्रोसेस के दौरान जब चाहे उसे मार सकती है, लेकिन हमारा प्रिंस उसे बताता है कि वो पहले से ही इतना वीक है, वो उसे वैसे भी वन शॉट कर सकती है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। असली रीजन ये है कि वो एकमात्र पर्सन है जिस पर वो अपनी पूरी लाइफ के साथ ट्रस्ट करता है। प्रीवियस टाइमलाइन में सेना उसके साथ अंत तक रही थी और अपनी मैजिक खत्म होने के बहुत बाद भी अपनी बॉडी से उसे प्रोटेक्ट किया था। वो एक बार फिर उसकी मदद मांगता है, कहता है कि सच में उसके अलावा कोई और नहीं है जिसे वो कभी अपनी लाइफ सौंपेगा। बाद में सेना ब्लू अर्थ मैजिक से शुरू करती है, जो सीक्रेट टेक्निक है जो पीढ़ियों से सरमिन फैमिली में चली आ रही है। वो सोचती है कि ये अभी उसके लिए बहुत जल्दी है, लेकिन हमारे बंदे के पास एडियन में इसका इस्तेमाल करने का बहुत एक्सपीरियंस है। एक बार जब वो रेडी हो जाती है तो वो उसे जितना हो सके उतना फोकस करने के लिए कहती है, क्योंकि वो पेन की दुनिया में एंटर करने वाला है। वो उसे वार्न करती है कि एक बार शुरू होने के बाद चीखने या रोने का कोई फायदा नहीं है। टेक्निक को एंड करने का एकमात्र तरीका है स्टॉप सोचना, अपने हर फाइबर के साथ। इंटेंस पेन के बारे में सुनकर उसे उन सभी पागलपन की चीजों के फ्लैशबैक्स आते हैं जो सन्स ने उसके साथ पहले की थीं। उसके बाद धरती पर कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती। तो वो काल्मली सेना को याद दिलाता है कि वो उस पर अपनी हर चीज के साथ ट्रस्ट करता है और उसे अब होल्ड बैक करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर वो फाइनली अपनी मैजिक पावर को सीधे उसमें डालती है और अरकान का कर्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। माना उसकी बॉडी से उतनी ही तेजी से बाहर निकलता है जितनी तेजी से अंदर जाता है। स्टिल वो इसे एक प्रो की तरह हैंडल करता है, एनर्जी के हर बिट को कंट्रोल करता है उस शॉर्ट विंडो के दौरान जब वो उसके अंदर रहता है। कर्स मैजिक को एक्सप्लोड करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो उस एक्सप्लोडिंग पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है कर्स के लूप होल के रूप में। सेना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जो भी एनर्जी वो डाल रही है उसमें से कुछ भी लीक नहीं हो रहा है। रियोन आगे बढ़ता रहता है, भले ही उसकी बॉडी की हर वेसल फटने वाली हो, लेकिन वो एडियन में सरवाइव की गई नियर डेथ फाइट्स को देखते हुए हेजिटेट नहीं करता। उस हेलिश डायमेंशन में वो सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मैजिशियन बन गया था। टाइमलाइन शिफ्ट के बाद भी उसने वहां मास्टर की गई हर टेक्निक अभी भी उसकी मेमोरी में परफेक्टली एच्ड है। अचानक वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और सेना तुरंत उसे माना से फ्लड करना बंद कर देती है। रियोन फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है और ओवरवेलमिंग पेन से कर्ल अप हो जाता है, लेकिन ये पेन उस पेन की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसने पहले सहा था। सन्स के डॉक्टर्स ने रिसर्च के लिए उस पर जो टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए थे वे बहुत बुरे थे। उन रातों में से एक रात उसने एक ब्लैक रोब्ड फिगर को बेसमेंट में ब्रेक इन करते और डॉक्टर्स को काटते हुए देखा था।
मास्क्ड आदमी उसे बेसमेंट से बाहर खींच ले गया, भले ही वो खुद बुरी तरह से घायल था। जब रियून बाद में जागा तो उसे पता चला कि ये एक्चुअली अलेजांद्रो था जिसने उसे बचाया था। कमांडर ने उसे जल्दी न बचाने के लिए अपोलोजाइज किया, इससे पहले कि व्हाइट कोट्स में मॉन्स्टर्स ने इतना डैमेज कर दिया। तब भी रियून उसे 3 लॉन्ग ईयर्स तक अलग रहने के बाद फिर से देखकर ग्रेटफुल था। अनफॉर्चुनेटली उनका रियूनियन छोटा रह गया जब पैटन फैमिली के गार्ड्स आए और इंट्रूडर की पीठ में तीरों की बारिश कर दी। उस ट्रेजिक नाइटमेयर को रिलाइव करते हुए रियून प्रेजेंट में अपनी आंखों में आंसू लिए जागता है, पर वो रिलीव्ड है कि उसका मैजिक एक्सपेरिमेंट काम कर गया। वो इरिटेटेड भी है कि नाइटमेयर ने मोमेंट को बर्बाद कर दिया। वो खुद को संभालता है और डिसाइड करता है कि वो इस न्यूली गेन्ड पावर का इस्तेमाल करेगा ताकि ये इंश्योर कर सके कि इस तरह का एंडिंग फिर कभी रिपीट ना हो। भले ही वो अब बहुत स्ट्रॉन्गर है, वो जानता है कि उसे अपनी ग्रोथ को हिडन रखना होगा ताकि पैटन फैमिली को बहुत जल्दी पता न चल जाए। ये इंश्योर करने के लिए कि वो इंटरफियर न कर सकें, वो चुपचाप एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान का पहला स्टेप है सरमीन फैमिली के दुश्मनों को स्केड्यूल से पहले तोड़ना, पैटन्स के इसे डिस्ट्रॉय करने का चांस मिलने से बहुत पहले। कुछ समय बाद रियून अपना सिर खुजलाता है और अनाउंस करता है कि वो मैजिक कल्टीवेशन प्रोसीजर में फेल हो गया। सेना और अलेजांद्रो दोनों फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एक छोटी सी साइलेंस के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकता, भले ही उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया हो। वो नॉर्मली उनसे कुछ भी नहीं छिपाता, लेकिन उसे लगता है कि अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने से चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। अपने हाथों को फ्लेक्स करते हुए वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी अभी उसे माना का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। वो सेना से कहता है कि वो जितनी बार चाहे चेक कर सकती है। वो ऑफर एक्सेप्ट करती है और बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ती है। मेज अपना मैजिक डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट करती है और उसका हाथ पकड़ती है जैसे ही माना उसके हाथ से फ्लो होता है। वो शॉक में कहती है कि ऐसा रिजल्ट इम्पॉसिबल है, जबकि वो एक काल्म स्माइल देता है। अपने हाथ हटाते हुए वो कंफर्म करती है कि उसकी बॉडी में कहीं भी मना का कोई ट्रेस नहीं बचा है। उसकी आवाज कांपती है जब वो कहती है कि वो सर्टेन थी कि उसने कल उसके थ्रू मना फ्लो होते महसूस किया था। डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड सेना अपनी आंखें पोंछती है और चली जाती है, जबकि रियून उसे पुकारता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अलेजांद्रो उसकी ओर मुड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अभी भी नाइट ट्रेनिंग पर फोकस करना है। हमारा MC एक नर्वस स्माइल देता है और क्लेम करता है कि वो भी नहीं कर सकता। वो एक आधा अधूरा एक्सक्यूज देता है कि उसने लास्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक से खाना भी नहीं खाया, जिसे कॉलिन भी कंफर्म कर सकती है। ये सिंगल स्टेटमेंट नाइट कमांडर के चेहरे से रंग उड़ा देता है और वो खुद एक क्वाइट डिप्रेशन में चला जाता है। लगभग 2 मंथ्स बाद कॉलिन रियून के कमरे में घुसती है और आंसुओं के साथ कहती है कि वो आज भी बाहर नहीं आया। उसके फादर और ब्रदर्स के चले जाने के बाद लेडी ऑफ द हाउस सारी ड्यूटीज संभालती है और चीजों को चलाती है। हाउएवर, अब वो भी धीरे धीरे अपनी लिमिट तक पहुंच रही है। कॉलिन किचन में वापस जाती है और दूसरे सर्वेंट्स पूछते हैं कि क्या प्रिंस ने फिर से बाहर आने से मना कर दिया। बटलर आह भरता है और कहता है कि यंग मास्टर को उस गॉब्लिन को मारे हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। अब वो अलेजांद्रो को भी जवाब नहीं देता। फिर एक और मेड बड़बड़ाती है कि लोग अक्सर खुद को खो देते हैं जब वो बहुत जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं और अब उससे उम्मीद करना बेकार है। कॉलिन उस पर चिल्लाती है और यंग मास्टर को डिफेंड करने की कोशिश करती है। कहती है कि उसने उस दिन अपनी पूरी कोशिश की थी। उसकी आग उसी पल बुझ जाती है जब वो कैजुअली उसे उसके पुराने निकनेम द बैड लक ऑफ द सरमिन फैमिली से बुलाते हैं। शहर में लोगों ने इसे और भी आगे बढ़ा दिया और उसे द यूजलेस रबिश ऑफ द सरमिन फैमिली कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसकी लॉयल मेड चिल्लाती है और उस बकबक करने वाले आदमी को याद दिलाती है कि वो सिर्फ 12 साल का है। लेकिन बटलर उसे बताता है कि जब एक नोबल की बात आती है तो एक्सपेक्टेशंस ही सब कुछ होती हैं। दूसरी मेड बताती है कि लगभग हर कोई एक एक करके नौकरी छोड़ रहा है। बटलर एडमिट करता है कि वो खुद जल्द ही काम करना बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर वो कॉलिन से पूछता है कि वो क्या चॉइस करेगी, लेकिन वो चुप रहती है। सीन फिर रियून की ओर शिफ्ट होता है, जो कामली एक मीडियम रेयर स्टेक एंजॉय कर रहा है। वो नोटिस करता है कि मील्स की क्वालिटी गिर रही है, जो उसे बताता है कि सब कुछ अब बिखरने वाला है। पैनिक करने के बजाय वो एक डेविल की तरह मुस्कुराता है और सोचता है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही चल रही हैं जैसी वो चाहता है। उसे लगता है कि उसका पास्ट वर्जन सब कुछ ठीक करने की डेस्परेटली कोशिश करता और इवेंचुअली मुरझा जाता। नया वो डिफरेंट है।
वो लो लाई करने और हर एनिमी को ये बिलीव कराने की प्लानिंग कर रहा है कि वो वीक और डिफेंसलेस है। फिर जैसे ही कोई ओपनिंग दिखाई देगी, वो बिना किसी दया के स्ट्राइक करेगा और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे याद आता है कि सरमीन फैमिली का डाउनफॉल उस पल शुरू हुआ जब हेड ऑफ द हाउस मिसिंग हो गया और सर्च पार्टी कभी वापस नहीं लौटी। उसके बड़े भाई भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए और उनकी फंडिंग धीरे धीरे सूख गई। जो ट्रेनिंग ग्राउंड कभी एक्टिविटी से ओवरफ्लो करता था, अब वहां सिर्फ कुछ वीक नाइट्स ही बचे हैं। स्ट्रांग फैमिलीज जो कभी उनके साथ टाइज बनाने की उम्मीद करती थीं, उन्होंने भी चुपचाप उन्हें छोड़ दिया। हावेवर, रियून को सिचुएशन से ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि पीस और साइलेंस उसे अपनी सीक्रेट लाइफ कंफर्टेबली जीने देते हैं। फिर भी वो अभी भी फैमिली के डिक्लाइन की धीमी गति से डिससैटिस्फाइड है और चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। तभी कॉलिन कमरे में घुसती है और चिल्लाती है कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है और नाइट कमांडर इंतजार कर रहा है। उसका मूड इंस्टेंटली क्रैश हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो आज भी स्किप करना चाहता है। कॉलिन इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और उसके ऊपर से कवर्स खींच लेती है। वो अनशेकेबल रिजॉल्व के साथ धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेती है। एक सीरियस लुक के साथ वो उसे कमरे से बाहर ले जाती है और डिक्लेयर करती है कि वो इस फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी। मीनवाइल हमारा एमसी बस फ्री राइड का एंजॉय करता है। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अलेहांद्रो उसे सोर्ड को इतनी बुरी तरह स्विंग करने के लिए डांटता है। वो उसके कान खा जाता है कि सोर्ड स्विंग करना एक सिंपल टास्क है। रियून बस आह भरता है और सोचता है कि बूढ़े आदमी ने अभी तक उस पर गिव अप नहीं किया है। वो एक दिन उस लॉयल्टी को चुकाना चाहता है, लेकिन वो किसी को ये पता नहीं चलने दे सकता कि वो सीक्रेट में ट्रेन कर रहा है। वो अपनी रियल फिजिक को छिपाने के लिए एक बॉडी चेंज स्किल का भी इस्तेमाल करता है, पर वो स्किल अभी भी वीक है। तभी सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका स्टैमिना बढ़ गया है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत बाथरूम का बहाना बनाता है और भाग जाता है, पीछे एक कंफ्यूज्ड नाइट कमांडर को छोड़कर। अपने रिफ्लेक्शन को घूरते हुए वो कंफर्म करता है कि स्किल उसी पल टूट जाती है जब वो बहुत तेजी से मूव करता है। रियून अपना स्टेटस विंडो खोलता है और मुस्कुराता है जब वो देखता है कि उसकी हिडन ट्रेनिंग फाइनली पे ऑफ कर रही है। उसे लगता है कि वो जल्द ही लेवल 20 तक पहुंच जाएगा और उन स्टैट्स का इस्तेमाल गोस्ट क्लास को अनलॉक करने के लिए करने की प्लानिंग कर रहा है, जैसा उसने अडियन में किया था। साथ ही अपनी दूसरी क्लासेस को भी बिल्डअप कर रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि अलेहांद्रो किसी से बात कर रहा है और सोचता है कि क्या कोई सरप्राइज विजिटर आया है। वो उस आदमी को ट्रूनो हिल्डे के रूप में पहचानता है, सरमीन फैमिली का जनरल मैनेजर, जो उसे डिस्टर्ब करने के लिए अपोलोजाइज करता है। ट्रूनो उसे एक स्क्रोल देता है जिससे रियून को शक होता है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। हावेवर, इवेंट्स नहीं बदले हैं। अलेहांद्रो पहले ही गेस कर लेता है कि क्या हो रहा है। जब हमारा एमसी लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि डैरन किंगडम के सेकंड प्रिंस काइल डैरन ने उसे प्रिंस के बर्थडे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया है। यंग मास्टर मुस्कुराता है, प्लीज्ड कि उसके प्लान का फाइनल पीस अपनी जगह पर आ गया है। जल्द ही हमारा प्रिंस डैरन फैमिली की बर्थडे पार्टी के लिए रास्ते में है, जबकि वो अभी भी आधा सो रहा है। पिछली रात कॉलिन ने उसके साथ ड्रेसअप खेलने में बहुत मजा किया ताकि वो जितना हो सके डैपर दिख सके। उसने साथ आने की भी डेस्परेटली कोशिश की, लेकिन वो और उसके दूसरे रिटेनर्स उसके साथ नहीं जा सकते। अनफॉर्चुनेटली नाइट कमांडर को बॉर्डर पर सडन अटैक को कंट्रोल करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। मॉन्स्टर असॉल्ट पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। मीनवाइल सेना को अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि उसकी मां ने उसे तुरंत घर लौटने का ऑर्डर दिया था। अंत में यह एक 12 ईयर ओल्ड फैमिली हेड को क्रिपल्ड सोशल स्किल्स के साथ पूरी सरमिन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए अकेले छोड़ देता है। ट्रूनो उसे अश्योर करता है कि उसे ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डैरन फैमिली कुछ भी करने के लिए इतनी फूलिश नहीं है। लेकिन रियन का मानना है कि इस तरह की सेफ्टी सिर्फ फॉर्मर सरमिन फैमिली पर लागू होती है। यूजुअली फैमिली इन फ्रिवलस इवेंट्स में अटेंड करने के लिए बस एक रिटेनर भेज देती। अब अपनी करंट स्टेट में हमारे यंग मास्टर के पास ऑफिशियल हाउस हेड के रूप में बर्थडे पार्टी में शो अप होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी फास्ट कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। कुछ घंटों बाद उसकी कैरेज डैरन हाउस होल्ड के बाहर रुकती है। वहां उसे काइल डैरन खुद और मेड्स की पूरी ट्रूप उसका स्वागत करने के लिए इंतजार करते हुए मिलती है। ट्रूनो रियून की जगह पर ग्रैंड वेलकम के लिए ग्रेटिट्यूड शो करता है। हावेवर, हमारा बंदा क्लियरली उन अनगिनत आंखों को महसूस करता है जो सीधे उस पर टिकी हैं। जैसे ही वो रिसेप्शन से गुजरता है,
वो सरमिन फैमिली के डाउनफॉल और फेलियर्स के बारे में हर तरह की स्ट्रेंज रूमर्स और थ्योरीज सुनता है। हमारा प्रिंस बस उन पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने पहले से ही ये सब होने की प्लानिंग की थी। वो खुद को और भी गहरा खोदता है जब वो नोबल्स को बिना किसी क्लास या रिस्पेक्ट के एक वीक हेलो से शुरुआत करता है। ये बोल्ड पावर मूव 1 मीटर रेडियस में हर किसी को कलेक्टिवली डिसअपॉइंटमेंट में फेस पाल्म करने पर मजबूर कर देता है। बाद में डाइनिंग रूम में उसके एस्कॉर्ट्स में से एक सरप्राइज्ड है कि यंग प्रिंस 5 होल डेज से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। एक्चुअल पार्टी से 1 वीक पहले आने का पॉइंट रिलेशंस बिल्ड करना है, लेकिन एस्कॉर्ट टीम कैप्टन उसे अपनी होप्स लो रखने के लिए कहता है। वो रिसेप्शन के दौरान रियून द्वारा डिस्प्ले किए गए फैंटास्टिक डिजास्टर की ओर पॉइंट करता है। उसे यकीन नहीं होता कि बंदा अपने कमरे में बंद है, क्योंकि बाहर रिच लोगों का खाना टू डाई फॉर होगा। वहां वो सब कुछ है जो एक आदमी कभी भी चाह सकता है, इंक्लूडिंग हॉट नोबल लेडीज। तभी एक आदमी एंटर करता है और कैप्टन को अपने लोगों को गैदर करने के लिए इन्फॉर्म करता है, क्योंकि यंग मास्टर आखिर में बैंक्वेट अटेंड करेगा। दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, रिलीव्ड कि वो गुड स्टफ मिस नहीं करेंगे। आदमी उन्हें एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार रखने के लिए भी कहता है, साथ ही ये इंश्योर करते हुए कि वो प्रिंस द्वारा की गई किसी भी मिस्टेक को छिपा लें। रियून की बात करें तो वो अब तक चुपचाप अपने कमरे में ट्रेन कर रहा था, पेशेंटली परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा था, पर उसने बैंक्वेट का इस्तेमाल अपने एस्कॉर्ट्स को ब्राइब करके अपनी रिपोर्ट बदलने के लिए किया। उसका रियल प्लान कहीं और है। आखिरकार बैंक्वेट का दिन वही दिन है जब उसकी एग्जिस्टेंस का बेन डैरन हाउसहोल्ड में आता है। सभी लेडीज जो जोर जोर से बातें कर रही थीं, उस पल साइलेंट हो जाती हैं जब लॉर्ड सन्स उस जगह में कदम रखता है। लिटरली उसके आसपास हर कोई उससे आई कांटेक्ट करने से बचने की कोशिश करता है। ट्रूनो भी अपनी नजरें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सन्स बिना हेजिटेशन के सीधे उसकी ओर बढ़ता है। ट्रूनो के पास कोई चॉइस नहीं बचती, तो वो उस बंदे की चापलूसी करना शुरू कर देता है कि उससे पर्सनली मिलना कितने बड़े ऑनर की बात है। लेकिन सन्स शब्दों को वेस्ट नहीं करता। वो ओपनली कहता है कि उसने सुना है कि माइटी रियून सरमीन भी पार्टी में आया है और वो उससे मिलना चाहेगा। ट्रूनो प्रिटेंड करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो सन्स को उसके लिए स्पेल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सरमीन फैमिली की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है जो उन्हें बर्बाद कर देगी। ट्रूनो अंदर तक हिल जाता है। वो जानता है कि सन्स अपनी फैमिली में सबसे टैलेंटेड मेज होने के नाते बहुत प्रेशर में है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा डैरन फैमिली के डोमेन में सरमिन हेड के बारे में ट्रैश टॉक करेगा, जो डायरेक्टली उनके अथॉरिटी के अंडर है। मगर सन्स जल्दी से एक ऊनो रिवर्स करता है, ये कहकर कि रूमर फेक होना चाहिए। इनफैक्ट वो क्लेम करता है कि वो ग्रेट सरमिन नेम को टार्निश करने वाले फूलिश रूमर को डिबंक करने आया था, लेकिन ट्रूनो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े डर्ट बैग से आ रही है। कहा जाता है कि सन्स ने 7 साल की प्राइम एज में पीना शुरू कर दिया था और अपने ही एक सब्जेक्ट को मर्डर भी कर दिया था। उस पल हमारा बंदा अपने एस्कॉर्ट्स के साथ एक ग्रैंड एंट्रेंस करता है। सन्स एक्सिलरेटेड है, जबकि ट्रूनो को लगभग सीजर आ जाता है। सोचता है कि यंग मास्टर सबसे बुरे समय में बाहर क्यों आया। रियोन का ऑरा इतना रेडिएंट है कि ये हर किसी को उसके बारे में अपनी ओपिनियन पर डबल टेक करने पर मजबूर कर देता है। उसे अब देखकर वो लगभग सब कुछ रिकंसिडर कर लेते हैं जो उन्होंने पहले अस्यूम किया था। लेकिन सन्स जेलसी से जलता है, क्योंकि हमारा बंदा सिर्फ अपनी फैमिली की रेप्यूटेशन की वजह से उसे इंस्टेंटली ओवरशैडो कर देता है। वो सीधे सन्स के पास जाता है और उस आदमी से कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, फोर्थ प्रिंस, उसके भाई लार्स से। ये सुनकर सन्स स्मगली कहता है कि उसने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, हमारा प्रिंस काल्मली कहता है कि वो सच में एक काइंड पर्सन है। वो बताता है कि सन्स अपनी एकेडमी में कितना फेमस था और अपनी शेयर पॉपुलैरिटी की वजह से उसे कुछ ही महीनों में ड्रॉप आउट करना पड़ा। रियून उन मेस्ड अप चीजों को रिवील करता है जो उसने की थी और स्मूथली रोल्स को रिवर्स कर देता है। वो कहता है कि सन्स ने एक बार एक गरीब बच्चे को एक बुली से बचाया था और एक फीमेल स्टूडेंट की भी मदद की थी, जिसे एक शेमलेस वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन हरास कर रहा था। सन्स अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा है, लेकिन हमारे बंदे ने अभी फाइनल ब्लो नहीं मारा है। जब वो कैजुअली उसके नी के बारे में कुछ मेंशन करता है, तो ट्रूनो सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बीच में आ जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि सन्स ने लार्स की मदद की थी उसके इंजर्ड नी के लिए मेडिसिन लाकर। फिर वो जल्दी से प्रिंस को दूर ले जाता है, इससे पहले कि चीजें एक्सप्लोड हो जाएं। मीनवाइल हमारा बंदा उस सफेद बालों वाले को एब्सोल्युटली ग्रिल करने के बाद सेटिस्फाइड है।
सन्स उसके बोल्ड और मॉकिंग इंसल्ट्स को एक क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के रूप में लेता है। हाउएवर, उस आदमी में प्योर रेज प्लांट करना उसके ग्रोविंग प्लान का बस सेकंड स्टेप है। वापस अपने कमरे में सन्स अपना सारा कूल खो देता है और एक फ्लावर पॉट को फ्लोर पर तोड़ देता है। उसका टेम्पर एक्सप्लोड हो जाता है जब वो हमारे एमसी के बारे में इंसल्ट के बाद इंसल्ट चिल्लाता है। कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचते हुए उसे रियलाइज होता है कि लार्स को पता चल गया होगा कि उसने एकेडमी छोड़ी नहीं, बल्कि उसे एक्सपेल किया गया था। अपना सिर पकड़कर वो अपनी सांस के नीचे कर्स करता है कि इंसिडेंट को हिडन रखने का सारा प्रेशर यूजलेस हो गया। उसे नीस के बारे में बात याद आती है और वो खुद से कहता है कि उस स्पेसिफिक इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई कभी रिवील नहीं होनी चाहिए। एक फ्लैशबैक उसे हिट करता है जहां वो एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जबकि बमुश्किल अपनी सांस रोक पा रहा है। लाइटनिंग मैजिक लार्स के चारों ओर डांस करती है, जो नोबल से कहता है कि उसने इस बार सच में मैसअप कर दिया है। सन्स एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करता है, थूकता है कि उसे नहीं पता था कि वो बंदी उसकी पार्टनर थी और वो सिर्फ कॉमनर को ग्रीट करने की कोशिश कर रहा था। रियून का बड़ा भाई कोल्ड रहता है और उसे याद दिलाता है कि किसी भी चीज से पहले एकेडमी का हर पर्सन एक स्टूडेंट है। वो उसे अभी नील करने का कमांड देता है। लार्स उसे वार्न करता है कि अगर उसने अपने दिल की गहराइयों से अपॉलोजाइज नहीं किया तो पूरी पैटर्न फैमिली को क्रश कर दिया जाएगा और वो पर्सनली उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। सन्स कंप्लीट ह्यूमिलिएशन में अपने घुटनों पर गिर जाता है, जबकि लार्स अपनी लाइटनिंग उस पर एम्ड रखता है। रियलिटी में वापस आकर सन्स एक और फ्रस्ट्रेटेड स्क्रीम निकालता है और खुद से कहता है कि उसे अपने प्लान्स के साथ कंटिन्यू करना होगा। वो स्वेयर करता है कि वो लार्स के छोटे भाई को साइलेंट कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पल के बाद वो खुद को काम डाउन करने के लिए फोर्स करता है और खुद को रीअश्योर करता है कि वो इवेंचुअली रियून से रिवेंज ले लेगा। दरवाजे पर एक नॉक उसके थॉट्स को ब्रेक करती है और वो एंटर करने की परमिशन देता है। एक फिगर कमरे में कदम रखता है, जिससे सन्स अम्यूजमेंट में एक आईब्राउ रेज करता है, क्योंकि उसने कभी इस तरह के विजिट की एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ट्रूनो हिल्डे निकलता है। टाइम प्रिंस की पार्टी के बाद तक स्किप हो जाता है। जैसे ही हमारा एमसी अपनी कैरेज में घर लौटता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने इवेंट में अपने हर गोल को अचीव कर लिया और खुद को नोबल्स के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। वो और भी खुश है कि वो सन्स को रेज बेट करने में सक्सीड हुआ, जो रिकॉर्ड टाइम में इसके लिए गिर गया। ट्रूनो फिर बोलता है और उसे बताता है कि उसने बैंक्वेट में मार्वलसली परफॉर्म किया और उसने सच में उसे फील कराया कि सरमिन हाउस के लिए अभी भी होप है। रियून उसे इंस्टेंटली कॉल आउट करता है, कहता है कि उसने कोई मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं बनाए और हाउस ऑफ पैटर्न के साथ चीजें और भी खराब कर दी। जनरल मैनेजर जल्दी से खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि उसने सन्स के अगेंस्ट जो स्पीच दी थी वो ट्रूली पीक थी। हमारा एमसी हंसता है और कैरेज के बीच में बटन दबाता है। ट्रूनो कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बंदा नर्वसली यंग मास्टर से पूछता है कि उसने साउंड प्रूफ स्पेल क्यों एक्टिवेट किया। रियून उसे कॉल आउट करता है, कहता है कि अगर वो सच में बिलीव करता कि होप है तो वो कभी भी हाउस को बिट्रे करने का चॉइस नहीं करता। ट्रूनो पसीना पसीना होने लगता है और हकलाता है जब वो पूछता है कि यंग मास्टर का इससे क्या मतलब है। हमारा बंदा उसे बताता है कि उसका क्राइम अनफॉरगिवेबल है, लेकिन वो इसे स्लाइड करने का चॉइस कर रहा है क्योंकि उसने ये हाउस सरमीन के लिए किया था। जनरल मैनेजर अपनी आंखें नीचे करता है और चुपचाप पूछता है कि रियून को कैसे पता चला। हमारा एमसी उसे बताता है कि उसके पास अभी एक चॉइस है और वो आदमी खुद को उसी तरह जज कर सकता है जैसे वो हमेशा पास्ट में करता था। जैसे ही कैरेज आगे बढ़ती है, रियून उसे उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताता है जो वो छिपा रहा था। आइडिया मैनेजर को इतना शॉक कर देता है कि वो बस उस बंदे को डिसबिलीफ में घूरता रहता है, सोचता है कि उसके जैसा कोई ऐसा कुछ कैसे सोच सकता है। मैनेजर फिर अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लेता है और रोने लगता है जब वो कहता है कि वो अभी अपनी लंग्स के टॉप पर प्राउडली चिल्लाना चाहता है। रियून उस बंदे की चॉइस से सैटिस्फाइड लगता है और उसे बताता है कि वो पहले ही कैपिटल के बाहर निकल चुके हैं। ट्रूनो उसे फिर से देखता है और सोचता है कि ये बच्चा इतना काम कैसे रह सकता है जब वो एग्जैक्टली जानता है कि क्या होने वाला है। उसे अचानक रियलाइज होता है कि यंग मास्टर के चेहरे पर स्माइल नहीं बल्कि एक फियर्स मर्डरस इंटेंट है। उस पल कैरेज एक झटके से रुक जाती है और साथ में राइड कर रहा नाइट ड्राइवर को चलते रहने के लिए कहता है। वो नोटिस करता है कि ड्राइवर मरा पड़ा है और मुश्किल से अपने चेहरे की ओर आते एक एरो को डॉज करता है। एक नाइट चिल्लाता है कि ये एक एम्बुश है
और हर किसी को कैरेज को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। वो ग्रुप को वार्न करता है कि अटैकर्स पॉइजन मैजिक एरोज फायर कर रहे हैं और मेजेस इंस्टेंटली एक प्रोटेक्टिव शील्ड थ्रो अप करते हैं। नाइट कैप्टन कंट्रोल लेता है जब वो एरोज को किनारे करता है और मांगता है कि कायर खुद को दिखाएं। एक और नाइट को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और कैप्टन पर चिल्लाता है। आदमी उसे वार्न करता है कि काट के बहुत करीब न जाए, भले ही वो एक अलाई हो। नाइट फिर उसे बताता है कि कैरेज खाली है, जिससे सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। रियोन को किसी ने किडनैप कर लिया है और अब वो आदमी उसे घोड़े पर कहीं ले जा रहा है। मीनवाइल हमारा एमसी सोच रहा है कि कितना टाइम बीत चुका है। उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद आता है जब उसे किडनैप किया गया था। उसकी फैमिली ने अपना टाइम और मनी उसे ढूंढने में लगा दिया, जो सरमीन फैमिली के डाउनफॉल का रीजन बन गया। लेकिन अब क्योंकि वो फ्यूचर जानता है, रियोन इसे बदलने के लिए कॉन्फिडेंट है। इसीलिए लाइफ में वापस आने के बाद हमारे एमसी ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं दिखाया। ऐसा करके वो जानता था कि दूसरी नोबल फैमिलीज उसके पीछे आएंगी। तो ये उसका प्लान था उन्हें ये सोचने पर मजबूर करने का कि वो एक कंप्लीट लूजर है। हाउएवर, दूसरी फैमिलीज के अनलाइक पैटर्न फैमिली सिर्फ स्ट्रांग लोगों को नहीं मारती, तो वो श्योर था कि वो इवेंचुअली उसे मारने की कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि पैटर्न फैमिली का बेटा सन्स पैटर्न उसके ट्रैप में फंस गया है, जिसका मतलब है कि वो कैपिटल वापस जाते समय डेफिनेटली कोई एक्शन लेगा। और इसीलिए हमारा बंदा ट्रूनो के साथ एक प्लान के साथ रेडी था, जिसे एक्चुअली पैटर्न फैमिली ने उसे किडनैप करने के लिए भेजा था। घोड़े पर ट्रूनो के पीछे लेटे हुए रियोन उसे उनके प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो डेफिनेटली उसे फॉरगिव कर देगा। इसके साथ ही हमारा एमसी अपने लेवल्स बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो अब लेवल 20 तक पहुंच गए हैं। कुछ समय बाद ट्रूनो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और हमारे बंदे को, जो अनकॉन्शियस होने का प्रिटेंड कर रहा है, सन्स पैटर्न को सौंपने वाला है। रियलिटी में ट्रूनो सरमिन फैमिली का हेड मैनेजर है, जिसने पैटर्न फैमिली के साथ यंग मास्टर को उन्हें बेचने का डील किया था। भले ही वो रियोन द्वारा पकड़ा गया था, बेटा अभी भी सोचता है कि वो उनकी साइड पर है क्योंकि ये प्लान है। उनके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सन्स वो इन्फॉर्मेशन ट्रूनो को सौंपता है जो उसने मांगी थी। क्लेम करता है कि उन्होंने इसे असान फैमिली की इंटेलिजेंस से ऑब्टेन किया है। इसकी रिलायबिलिटी को एश्योर करता है। ट्रूनो को अभी भी सस्पिशियस देखकर सन्स क्लेम करता है कि पर वो भी ड्रिया कॉन्टिनेंट की एक नोबल फैमिली है। इन्फॉर्मेशन बेचना उनका मेन बिजनेस है। वो ट्रूनो को डॉक्यूमेंट्स देता है, कहता है कि उनमें सुरमान फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के मिशन के आई विटनेसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर रियोन फाइनली रियलाइज करता है कि ट्रूनो ने उसे क्यों बेचा, क्योंकि वो एक लूजर है जो अपनी फैमिली और स्टेटस के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बड़े भाई लॉस्ट हुई चीजों को रिगेन करने के लिए केपेबल हैं। तो ट्रूनो उन्हें ढूंढना चाहता है। लेकिन ट्रूनो जानता था कि असान फैमिली के पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए इसे डायरेक्टली ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल था। तो उसने पैटर्न फैमिली का इस्तेमाल किया। जाते हुए ट्रूनो सन्स से अपना दूसरा प्रॉमिस रखने की भी गुहार लगाता है, जो है यंग मास्टर को सेफली सरमन फैमिली में वापस करना। एक बार जब ट्रूनो चला जाता है तो सन्स और उसके सर्वेंट्स हमारे एमसी के पास आते हैं और एक सर्वेंट पूछता है कि क्या उसे मार देना चाहिए। लेकिन सन्स पैटर्न क्लेम करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली जल्द ही उसे अबैंडन कर देगी, क्योंकि वो अब उनकी नजरों में रियल कल्प्रिट है। मेन प्लान को कैरी आउट करने के लिए सन्स को वापस जाना होगा। जैसे ही सीन प्रोसीड होता है, हमारा एमसी जागता है और खुद को चेन्स में बंद पाता है। सन्स पैटर्न हमारे बंदे के सामने खड़ा है, सरमिन फैमिली के बेटे के रूप में उसकी पैथेटिक कंडीशन का मजाक उड़ा रहा है। पर रियोन सब कुछ जानता है। वो इनोसेंट एक्ट करता है और सन्स से यहां होने का रीजन पूछता है। जैसे ही सन्स रियोन को बताता है कि उसने उसे किडनैप किया है, हमारा एमसी उसे थ्रेटन करता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि सन्स सोचता है कि रियोन एक लूजर है, वो इसे हंसकर टाल देता है। इसके बाद सन्स रियोन के चेहरे पर किक मारता है, उसे बताता है कि उसके फादर और ब्रदर्स अब तक मर चुके होंगे। मोरओवर, सन्स हमारे एमसी का मजाक उड़ाता है ये कहकर कि ट्रूनो ने उसे पैटर्न फैमिली को उसके भाई के किडनैपिंग के आई विटनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन के बदले में बेच दिया ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। लेकिन किसी ने भी रायन को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक पैथेटिक लूजर है। फर्दरमोर, वो हमारे बंदे को चैलेंज करता है, कहता है कि उनकी फैमिलीज के बीच वॉर अभी शुरू हुई है और ये किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत है। इस मोमेंट पर रियोन उसे घूरता है और मैजिक सर्कल पावर एक्टिवेट करता है, जो सन्स को बोलने के लिए भी 2 स्टंट छोड़ देता है। अभी भी चेन से बंधा रियोन डिक्लेयर करता है कि वो इस लाइफ में
रिटर्न के बाद से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन रियून के मैजिक के कारण एरिया ग्रीन लाइट से भर जाता है। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सन्स फिर से हमारे बंदे का मजाक उड़ाता है। इस बार हमारा एमसी उस पर साइलेंस मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि सन्स बिल्कुल भी बोल नहीं पाता। किसी भी स्पेल को चांट करने की एबिलिटी के बिना उसका मैजिक भी फेल हो जाता है। शॉक्ड और टेरिफाइड वो फिर हमारे एमसी पर फायरबोल्ट मैजिक से अटैक करता है, जिसके लिए चांटिंग की जरूरत नहीं होती। रियून को फैमिली हेड के ऑर्डर्स के तहत किडनैप किया गया था, जो नहीं चाहता कि वो मरे। तो सन्स सेकंड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारा एमसी एक्चुअली उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन सन्स यहां एक मिस्टेक कर रहा है। मीनवाइल सन्स हमारे बंदे के लेग को टारगेट करने की सोचता है, क्योंकि इस केस में उसका फादर कुछ नहीं कहेगा। सन्स को कुछ देर एनालाइज करने के बाद रियून मना इंटरफियरेंस एक्टिवेट करता है, जिसका मतलब है कि सन्स पैटर्न का हर अटैक वेस्ट हो जाएगा। ये देखकर सन्स एक डैगर निकालता है, और जैसे ही वो हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है, रियून चेन से फ्री हो जाता है, जो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमारा एमसी पैरालाइज्ड मैजिक का इस्तेमाल करता है और सन्स को अनकॉन्शियस कर देता है। कुछ समय बाद सन्स जागता है, लेकिन अब वो चेन से बंधा हुआ है, जबकि रियून उसके सामने हाथ में डैगर लिए बैठा है। उन चेन से खुद को फ्री करते हुए सन्स सोचता है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी चेन्स हैं बिना किसी मैजिक के, तो वो उन्हें आसानी से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की अटेम्प्ट करता है, उसकी बॉडी हाई करंट से हिट होती है, जिससे इंटेंस पेन होता है। सन्स की ओर चलते हुए रियून क्लेम करता है कि उसने उसकी बॉडी पर मैजिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये एक्चुअली फ्लैश में सर्कल्स ड्रॉ करने की एक फॉरबिडन टेक्निक है और ब्लड मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है। उसकी पास्ट लाइफ में हमारे बंदे के साथ भी यही किया गया था। पहले अवेकनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया गया था ताकि वो सो न सके, और फिर उसे अनबेरेबल पेन सहना पड़ा जब उसकी बॉडी पर स्कार्स कार्व किए गए थे। अभी भी कंफ्यूज्ड कि रियून ये टेक्निक कैसे जानता है। सन्स कहता है कि उसकी नॉलेज के अनुसार रियून को माना यूज करने की परमिशन नहीं है। मीनवाइल हमारा एमसी रिवाइवल के बाद सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के कारण उसे बहुत हेल्प मिली। 3 मंथ्स पहले माना पिल्स मिलने के बाद रियून ने हर स्किल प्रैक्टिस की जो वो कर सकता था। मोरोवर अडियोन में सीखा गया सीक्रेट भी हेल्पफुल था, जो ये है कि हर स्किल का एक सर्किट और एक प्रिंसिपल होता है, और माना हर प्लेयर के यूनिक सर्किट में इंजेक्ट होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए। फर्दरमोर सिर्फ उसके जैसे मास्टर प्लेयर्स ही इन सर्किट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ उसने सेकंड लाइफ में स्किल्स अचीव करने में स्ट्रगल नहीं किया। एडिशनली रियून ने सन्स को कैप्चर करना आसान बनाने के लिए इस जगह को पहले ही सीक्रेटली विजिट किया था, ताकि लोकेशन और स्ट्रक्चर याद रहे। मैजिक सर्कल जो हमारा एमसी सन्स पर इस्तेमाल कर रहा है, वो एक्चुअली ऑल्टा होना था, लेकिन अब वो सन्स को रियल पेन एक्सपीरियंस कराने जा रहा है। उसे कुछ देर टॉर्चर करने के बाद रियून जाने की तैयारी करता है, लेकिन सन्स उसे रोकता है। पीछे मुड़कर हमारा एमसी कहता है कि वो सन्स की फैमिली के आने से पहले भाग सकता है, जो एक वीक में आ रही है। सन्स शॉक्ड है कि उसे ये कैसे पता, तो रियून जवाब देता है कि उसने सन्स को अपने सर्वेंट्स को 1 वीक में वापस आने का ऑर्डर देते हुए सुना था। क्योंकि हमारा एमसी सच जानता है, सन्स इसे डिनाई करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो एक्चुअली किसी भी मोमेंट यहां आएंगे, लेकिन हमारा एमसी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसके सबऑर्डिनेट्स सच में किसी भी मोमेंट आ रहे होते तो सन्स ने रियून को वहां रोकने की कोशिश की होती ताकि वो उसे मार सके, न कि इस तरह सच बताते। लेकिन सन्स हमारे बंदे को बिलीव करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। रायन रियलिटी से अवेयर होकर चला जाता है और उसे बताता है कि वो कल फिर आएगा। अब वो पैटर्न फैमिली के अराइवल की तैयारी करता है, जो 1 वीक के बाद आएगी। 7 डेज बीतने के बाद सबऑर्डिनेट्स उस जगह के सामने खड़े हैं जहां सन्स और रियून हैं। लीडर पूछता है कि क्या इस पीरियड के दौरान किसी ने सन्स से कांटेक्ट किया, और उनमें से एक जवाब देता है कि पर वो यंग मास्टर के कांटेक्ट में नहीं थे, उन्होंने पूरे वीक यहां के सभी पैसेजेस को ऑब्जर्व किया। लीडर फिर बिल्डिंग में एंटर करता है, क्योंकि हेड ने ऑर्डर दिया है कि सरमिन चाइल्ड को इमीडिएटली वापस लाया जाए, मगर दूसरे उसके साथ जाने की अटेम्प्ट करते हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो पीछे रहें। सीढ़ियों से उतरते हुए आदमी को कुछ अनयूजुअल नोटिस होता है, लेकिन जैसे ही वो मैजिक सर्कल पर स्टेप रखता है, उस पर इमीडिएटली अटैक हो जाता है। खुद को डिफेंड करने के लिए वो एक बैरियर इरेक्ट करता है, येट अब वो सर्टेन है कि यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है। एरिया में बिखरे हुए वेरियस मैजिक सर्कल ट्रैप्स को ऑब्जर्व करते हुए
वो सोचता है कि ये सब किसने सेट किया है। वो सन्स तक जल्दी पहुंचने और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक डबल बैरियर क्रिएट करता है। उस कमरे में पहुंचकर जहां सन्स को रखा गया है वो उसे चेन से बंधा हुआ पाता है और उसके घावों से खून फ्लोर पर फैला हुआ है। चेन्स को तोड़ते हुए आदमी इसके पीछे के पर्सन का नाम मांगता है, लेकिन सन्स बोलने के लिए टू वीक है। दूसरी तरफ हमारा एमसी भी प्रेजेंट है, एक कोने में रस्सी से बंधा बैठा है, मगर सन्स एक हीलिंग पोशन रिक्वेस्ट करता है। आदमी इंसिस्ट करता है कि एस्केप करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि सब कुछ के पीछे कौन है और एरिया में बहुत सारे ट्रैप्स हैं। आदमी पजल्ड है कि सन्स की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन रियून को साथ क्यों नहीं ले गया, जो इंडिकेट करता है कि कोई और मोटिव होना चाहिए। इस मोमेंट पर सन सार्टन फाइनली बोलने में मैनेज करता है, कहता है कि रियून सेरमिन ही वो है जिसने उसके साथ ये किया है। मीनवाइल हमारा एमसी कोने में अनकॉन्शियस होने का प्रिटेंड करता रहता है। जैसे ही आदमी हमारे एमसी पर मैजिक यूज करने की तैयारी करता है, रियल रियून पीछे से अपीयर होता है, रिवील करता है कि उसने इल्यूजन मैजिक को एक डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया था। इमीडिएटली रियन आदमी पर अटैक करता है, उसे चैलेंज करता है कि पहले उसका सामना करे। उनके बीच बैटल इरप्ट हो जाती है और दोनों साइड्स अटैक्स एक्सचेंज करती हैं। कुछ समय बाद पैटर्न फैमिली का आदमी हमारे बंदे पर एक हेवी पंच लैंड करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। अब जब हमारा बंदा फ्लोर पर लेटा हुआ है, आदमी कहता है कि वो उसे मार नहीं सकता, वो उसे टॉर्चर कर सकता है, जैसा उसने सन्स के साथ किया था। अनएक्सपेक्टेडली सन्स एक डैगर पकड़ता है और उसे आदमी की नेक में घुसा देता है। ये एक्चुअली रियून है जो सोल ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके सन्स की बॉडी में एंटर कर गया है। और तो और जो सोल ट्रांसफर परफॉर्म करता है वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। हमारा एमसी इसे अपना ट्रू कार्ड कहता है। उसके बाद आदमी मर जाता है तो हमारा एमसी एक हीलिंग पोशन निकालता है और उसे अपने ऊपर डालता है। आगे बढ़ते हुए वो सेलिब्रेट करता है कि उसने पैटर्न फैमिली के हाई लेवल आर्चमेज को मार दिया है। फिर सिस्टम हमारे बंदे को नोटिफाई करता है कि उसका लेवल 15 तक बढ़ गया है क्योंकि उसने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका लेवल कैसे बढ़ा, लेकिन अभी के लिए रियन जानता है कि उसे पहले कुछ और हैंडल करना है। नेक्स्ट वो आर्चमेज की बॉडी को एक सेपरेट रूम में ड्रैग करता है और उसे एक वुडन बेड पर लिटाता है। क्लियरली उसके साथ कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। एक सर्किट एक पर्सन की सोल से कनेक्टेड रहता है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी सन्स की बॉडी के अंदर अपना माना यूज कर सकता है। तो मना को रिमूव करके हमारा एमसी असैसिन के हिडन जॉब शैडो के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अपना लेवल ड्रॉप कर रहा है। रियून फाइनली इस प्लान में सक्सीड होता है, लेकिन बचे हुए लेवल्स के साथ उसके पास 2 और ट्राइज अवेलेबल हैं। इन 2 चांसेस में से हमारा बंदा सेकंड वन में भी सक्सेसफुल होता है, लेकिन प्लान सिर्फ इतना ही था। आर्चमेज को डिफीट करने के बाद रियून एक थर्ड एडवांसमेंट परस्यू करने का डिसाइड करता है ताकि हिडन जॉब, जिसे गोस्ट कहा जाता है, ऑब्टेन कर सके। ये एक हाई लेवल जॉब है जिसने अडियन को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में मदद की थी और हमारा एमसी कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि वो भी इसे गेट कर सकता है। मगर इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट सोल का साइज है, लेकिन रियून वो रिस्क लेने को विलिंग है। बिना टाइम वेस्ट किए वो थर्ड एडवांसमेंट शुरू करता है। बहुत स्ट्रगल और अपनी सोल ऑफर करने के बाद वो फाइनली सक्सीड होता है और जैसे ही सिस्टम उसे उसकी थर्ड एडवांसमेंट के बारे में इन्फॉर्म करने वाला होता है, हमारा एमसी एक्सट्रीमली एंग्शियस महसूस करता है। फॉर्चुनेटली वो यहां भी सक्सेस अचीव करता है और फैंटम लेवल गोस्ट जॉब होल्डर बन जाता है। फैंटम लेवल जॉब कुछ ऐसा है जो हमारे एमसी ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो अस्यूम करता है कि ये रेगुलर गोस्ट जॉब के सिमिलर ही होगा। अब जब रियून इस प्लान के साथ सक्सीड हो गया है, वो अपना फोकस वापस ओरिजिनल गोल पर शिफ्ट करता है। आर्चमेज को मारना भी इस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि गोस्ट जॉब के दौरान उसकी अपनी स्ट्रेंथ रिजल्ट के रूप में बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हुए हमारा एमसी लिच क्रिएशन एक्टिवेट करता है, एक प्रोसेस जिसके लिए नॉर्मली लेवल 70 नेक्रोमांसर की जरूरत होती है, लेकिन इसे 7 सर्कल मेज भी इस्तेमाल कर सकता है। लिच क्रिएशन अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो सिस्टम इंस्टेड एक स्पेशल अनडेड क्रिएशन एक्टिवेट करता है। थोड़ी देर बाद एक ह्यूमनॉइड क्रीचर रियून के सामने अपीयर होता है। अनडेड के क्रिएशन के बाद सिस्टम हमारे बंदे से पूछता है कि वो इसे क्या नेम देना चाहता है। क्रिएशन एक सडन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है जो सबऑर्डिनेट्स को हाई अलर्ट पर डाल देता है। कुछ समय बाद हमारा एमसी अभी भी सन्स की बॉडी में बिल्डिंग से बाहर निकलता है और रियून की बॉडी को अपने कंधे पर लटकाए हुए है। बाहर आने पर
वो एक्सप्लेन करता है कि आर्चमेज ने उन्हें बिट्रे किया और ये सब किया, लेकिन उसने आर्चमेज को एक आर्टिफैक्ट से बाइंड कर दिया है। वो हर किसी से हरी करने का अर्ज करता है इससे पहले कि बाइंडिंग टूट जाए। मीनवाइल वो रियून को उसकी फैमिली को रिटर्न करने का इंटेंट करता है। घोड़े पर चढ़कर वो दूसरों को आर्चमेज को रिस्ट्रेन करने का इंस्ट्रक्ट करता है जब तक कि वो हेल्प भेज सके। सक्सीड होने पर रिवॉर्ड का प्रॉमिस करता है। जैसे ही हमारा एमसी चला जाता है, ये लास्ट टाइम होता है जब वो यंग मास्टर को देखते हैं। वापस पैटर्न फैमिली एस्टेट में सर्वेंट्स सिचुएशन को फिलिस पैटर्न फैमिली के 7th सर्कल मेज को रिपोर्ट करते हैं। जब एक सर्वेंट मेंशन करता है कि आर्चमेज नहीं मिला है, तो फिलिस पूछता है कि क्या कोई और अवेयर है। एक बार जब आदमी कंफर्म करता है कि वो अकेला है, तो फिलिस उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता है। रीजन ये है कि वो सन्स के डिसअपीयरेंस के बारे में वरीड हैं। अगर वर्ड फैलता है कि पैटर्न फैमिली सरमीन फैमिली के चाइल्ड के किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी, तो कॉन्सिक्वेंसेस डायर होंगे। उस मोमेंट बाहर एक डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। सरमाइन फैमिली से कोई आया है और उनके सर्वेंट्स को मार रहा है। फिलिस उसे जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन आदमी इंसिस्ट करता है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि यंग मास्टर रियून के साथ क्या हुआ। बिल्डिंग में रीसेंट एक्सप्लोजन, रियून का वीक लॉन्ग डिसअपीयरेंस और पैटर्न फैमिली का कैंप सब यंग मास्टर के किडनैपिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट की ओर पॉइंट करते हैं। सस्पेशन डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हुए फिलिस इग्नोरेंस क्लेम करता है और कहता है कि उनका अपना यंग मास्टर सन्स भी मिसिंग है। सजेस्ट करता है कि वो दोनों यंग मैन को एक साथ सर्च करें। विजिटर उसे बिलीव करने से रिफ्यूज कर देता है और उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है। ट्रूनो, जो वहां भी प्रेजेंट है, साइलेंटली प्रे करता है कि सिचुएशन काल्म रहे। सैना, फ्रंट में एक बंदी, साइलेंस का ऑर्डर देती है और उसे ट्रेटर कहती है, लेकिन क्योंकि रियून ने उसकी तरफ से बोला है, उसे बख्शा जा रहा है। इस पॉइंट पर ट्रूनो मेंशन करता है कि रियून को एक ट्रेस छोड़ना था जिसे सिर्फ सरमिन फैमिली ही फाइंड कर सकती थी। इस पर एक्ट करते हुए सेना सर्च करना शुरू करती है और कुछ चेकिंग के बाद वो फाइनली क्लू डिस्कवर कर लेती है। सन्स पैटर्न की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई है और एक नोट है जिसमें लिखा है, मैं एक किडनैपर हूं, प्लीज मुझे पनिश करो। हाउएवर, सेना को एक लेटर मिलता है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है। इस लेटर में रियून एक्सप्लेन करता है कि उसका ओरिजिनल प्लान सन्स की बॉडी में रहकर पैटर्न फैमिली को अंदर से डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन डिस्कवर होने का रिस्क बहुत हाई था। फर्दरमोर, अगर वो रियून के रूप में वापस आता तो फैमिलीज के बीच वॉर छिड़ जाती और सरमिन फैमिली उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसीलिए वो अभी के लिए डिसअपीयर होने का चॉइस कर रहा है। सेना लेटर जला देती है और ट्रूनो को घर लौटने के लिए कहती है। मीनवाइल, रियून नाम का एक बंदा एक टाउन से गुजर रहा होता है जब एक आदमी उसे गिल्ड में बुलाता है। कहता है कि लीडर उसे ढूंढ रहा है। बंदा एक्चुअली हमारा एमसी है। बाद में लेडी सेना को पता चलता है कि रियून फैक्ट में ड्रिया का ड्रैगन है। 3 months लेटर पेंटन में पेनस्ट्रॉय किंगडम की कैपिटल हाउस पैटर्न और हाउस सरमिन के बीच कॉन्फ्रंटेशन के बारे में गॉसिप फैलती है। कॉन्फ्लिक्ट का कॉज हाउस पैटर्न का एक ट्रेटर था जिसने सरमिन के ब्लड लाइन एयर को किडनैप कर लिया था। बाद में हाउस सरमिन को हाउस पैटर्न का कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट करना पड़ा। स्टिल वो न तो कल्प्रिट को ढूंढ पाए और न ही किडनैप्ड बेटे को, जिससे हर कोई सरमिन फैमिली के क्लेम्स पर डाउट करने लगा। वो कभी एक लेजेंडरी हाउस होल्ड थे, लेकिन अब वो कंप्लीटली फॉलन हो चुके हैं। मार्टन असैसिन गिल्ड में सैफायर, पेंटन ब्रांच मैनेजर, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए बैठी है। वो नोट करती है कि सरमिन फैमिली को अपने रिमेनिंग ब्लड लाइन को सर्च करने से ज्यादा कॉम्पेंसेशन मनी की जरूरत लग रही थी। डंस अपनी बियर पीते हुए मैनेजर ट्रूनो के एग्जीक्यूशन की बात उठाता है। सैफायर एक्सप्लेन करती है कि वो ट्रेटर के साथ कोऑपरेट कर रहा था, इसीलिए अलेहांद्रो ने तुरंत एग्जीक्यूशन कैरी आउट किया, बीहेडिंग। सैफायर थोड़ा अनईजी महसूस करती है। अलेहांद्रो एक सोर्ड मास्टर है, ड्रिया कॉन्टिनेंट पर एक रेरिटी, और फिर भी वो खुद एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करता है। रियून एंटर करता है, अपने अंकल डंस को ग्रीट करता है और सैफायर के ऑफिस में उसके पास जाता है। वो उसे ऑफिशियली एक गिल्ड मेंबर के रूप में रजिस्टर करने के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर देती है, लेकिन उसका अभी एक टेस्ट बाकी है। वो लेटर उसकी ओर स्लाइड करती है, कहती है कि टेस्ट उसके जैसे किसी के लिए मीनिंगलेस होगा। आखिरकार वो सिर्फ 2 months में फाइनल स्टेज तक पहुंच गया, जो सरप्राइजिंग है। वो इतनी यंग एज में उसके एक्सेप्शनल टैलेंट की प्रेज करती है, कुछ ऐसा जो उन्होंने सेंचुरीज में नहीं देखा। वो हम्बल एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही उसकी परफॉर्मेंस को देख लेती है, पर यह तब से बेटर है जब वो पहली बार आया था। 2 months पहले रियून अचानक उनके रिलेटिवली अननोन गिल्ड में अपीयर हुआ था और एक असैसिनेशन रिक्वेस्ट के लिए टेबल पर एक लार्ज सम ऑफ मनी पटक दिया था।
क्योंकि गिल्ड कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है जब तक पेमेंट सफिशिएंट हो। उसने अमाउंट देखने के बाद उसे एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट की तरह ट्रीट किया। वो इंसिस्ट करती है कि यह सिर्फ मनी के बारे में नहीं था। उसे एक गट फीलिंग थी कि वो उसके जैसे क्लाइंट से फिर कभी नहीं मिलेगी। एक बेगर के रूप में डिस्गाइज्ड, लेकिन एक फॉर्चून लेकर रियून ने रिक्वेस्ट किया कि असैसिनेशन का टारगेट वो खुद हो। क्यूरियोसिटी ही एकमात्र सेन रिएक्शन था। लेटर रिसीव करने के बाद वो चला जाता है, उसे अकेले पढ़ना चाहता है। मीनवाइल कार्ल नाम का एक मास्क्ड आदमी आता है और पूछता है कि क्या उसने रियून को गिल्ड में सिर्फ अपनी इंट्यूशन की वजह से एक्सेप्ट किया। सैफायर एक्सप्लेन करती है कि रियून ने अपनी सारी ट्रेनिंग 1 मंथ में कंप्लीट कर ली, कुछ ऐसा जो नॉर्मली 5 to 10 years लेता है। वो पूछती है कि क्या वो रियून के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर पाया। कार्ल रिपोर्ट करता है कि रियून को एक अननेम्ड मास्टर ने पाला था जो बाद में डिसअपीयर हो गया, और रियून ने उस मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए गिल्ड ज्वाइन किया। रियून की अनयूजुअल रिक्वेस्ट की वजह से उसे गिल्ड में एडमिट करने से पहले थरली वेरीफाई किया गया था। कार्ल ने उस जगह को भी विजिट किया जहां रियून सपोजिडली अपने मास्टर के साथ रहता था, और कंफर्म किया कि उस जगह पर लॉन्ग टर्म हैबिटेशन के रियल साइंस थे। जो सैफायर को वरी करता है वो पॉसिबिलिटी है कि रियून एक्चुअली रियून सरमिन फैमिली का मिसिंग यंग मास्टर हो सकता है। रियून उनके गिल्ड में उसी टाइम अपीयर हुआ जब रियून वैनिश हुआ था। कार्ल उसे रियश्योर करता है कि पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। रियून माना न होने, सोर्ड्समैनशिप टैलेंट न होने और टेरिबल स्टैमिना के लिए जाना जाता था, जिससे दोनों का सेम पर्सन होना नियरली इम्पॉसिबल था। वो अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन सैफायर उसे काट देती है। वो हमेशा के लिए एक डिटेक्टिव की तरह एक्ट नहीं कर सकता। इंस्टेड वो उसे रियून के मिस्टीरियस मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए असाइन करती है। मीनवाइल रियून उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन अपने कमरे से एक नेक्रोमांसर स्किल का इस्तेमाल करके सुनता है। उसे रियलाइज होता है कि सैफायर की इंट्यूशन शार्प है। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और नोटिस करता है कि जॉब चेंज के दौरान कंज्यूम्ड लेवल वापस आ गया है। बॉडी डोमिनेशन में माना इन्वेस्ट करना डेफिनेटली वर्थ इट था। न सिर्फ इसने उसका अपीयरेंस ऑल्टर किया, बल्कि ये माना डिटेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। ये उस पॉइंट तक पहुंच गया है जहां वो एक सेकंड ग्रेट असैसिन की शेप डिटेक्शन स्किल को भी डिसीव कर सकता है। उस दिन कोर्नाक नाम की एक अनडेड बंदी अपीयर होती है। उसके पास एक रिमार्केबल सेट ऑफ स्किल्स हैं, और रियून नोटिस करता है कि वो एक ग्रोविंग अनडेड है। वो उसकी फैंटम एबिलिटीज से सरप्राइज्ड है जो स्किल डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं थी। जब वो सर्किट चेक करता है तो एक हिडन क्वेस्ट अपीयर होता है जिसे कंप्लीट करने के लिए सीक्रेट कंडीशंस डिस्कवर करने की जरूरत होती है। कॉम्प्लीशन नोटिफिकेशन अके को डिफीट करने के बाद पॉपअप हुआ था। हैंड ऑफ डेथ, फैंटम, एक स्किल सर्किट और क्वेस्ट का कॉम्बिनेशन कोर्नाक के क्रिएशन में रिजल्ट हुआ। राइट नाउ वो सिर्फ एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर है, प्रैक्टिकली उसके लिए एक पैरासाइट, लेकिन वो बिलीव करता है कि समडे वो यूजफुल बनेगी। उसके लिए ग्रोथ फ्यूचर की ओर देखना है, प्रेजेंट की नहीं। विचारों में खोया हुआ उसे डन्स इंटरप्ट करता है। रायन एक्सप्लेन करता है कि वो बस टेस्ट के बाद एक फुल गिल्ड मेंबर बनने और समडे ब्रांच मैनेजर बनने के बारे में गा रहा था। डन्स उसे अश्योर करता है कि जिस रेट से वो ग्रो कर रहा है ये एंटायरली पॉसिबल है। वो फिर 3 फाइनल कैंडिडेट्स को मेंशन करता है जिनमें से सिर्फ एक ही टेस्ट पास कर सकता है। पास करने पर वो एक ऑफिशियल गिल्ड मेंबर और 5th ग्रेड असैसिन बन जाएंगे। पॉलो, रेन और रियून उसके सामने खड़े हैं जब वो टेस्ट की बिगिनिंग अनाउंस करता है। डन्स टारगेट की इंफॉर्मेशन मांगता है। रेन अलग के बारे में डिटेल्स रिवील करती है, एक 47-year-old मर्चेंट जो एक स्टोर चलाता है और हमेशा 3 मर्सनरीज के साथ ट्रैवल करता है गार्ड्स के रूप में। 2 मर्सनरीज ब्रॉन्ज वॉरियर्स हैं और एक सिल्वर ग्रेड मेज है। एक रूमर के अकॉर्डिंग उसने रिसेंटली एक यंग कॉन्क्यूबाइन रखी है और हर रात उससे मिलने जाता है। उस टाइम मर्सनरीज उसे प्राइवेसी देते हैं। डन्स टारगेट पर की गई इन्वेस्टिगेशन से इंप्रेस्ड है। इतना ही नहीं, रेन गार्ड्स को अवॉइड करने का एक मेथड भी फाइंड कर पाई थी। जो चीज डन्स को कंसर्न करती है वो गारंटी है कि टारगेट एक्चुअली कॉन्क्यूबाइन के रूम में जाएगा। रेन ने ये नहीं सोचा था, और डन्स एक्सप्लेन करता है कि मार्टन हमेशा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्यों गैदर करता है। वो फिर रियून की ओर मुड़ता है, उससे मिली इंफॉर्मेशन मांगता है। रियून क्वेश्चन करता है कि क्या उसे सच में इसे रिवील करना होगा, जिससे दूसरे 2 कंटेस्टेंट्स सरप्राइज्ड हो जाते हैं। भले ही वो मिशन कंप्लीट करने के लिए कोऑपरेट करें, वो एक साथ फॉर्मल गिल्ड मेंबर्स नहीं बनेंगे। सिर्फ एक पर्सन टेस्ट पास करेगा। इस वजह से वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। दोनों कंटेस्टेंट्स इरिटेटेड हैं, रियलाइज करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी बोल दिया। अंत में वो सिर्फ कॉलीग्स हैं।
रियून कॉलीग होने से भी डिनाई करता है, कहता है कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ये नहीं सीखा। डन्स रियून के रिस्पॉन्स को करेक्ट माइंडसेट के रूप में अप्रूव करता है और उन्हें अपने टेस्ट पर फोकस करने का अर्ज करता है। जब जरूरत हो तो दूसरों को डिस्कार्ड करना या यूज करना एक असैसिन की नेचर का हिस्सा है। वो पूछता है कि क्या दूसरे दो को कुछ कहना है, और वो एक साथ डिनाई करते हैं। डन्स असैसिनेशन टेस्ट की स्टार्ट अनाउंस करता है और वो सब भाग जाते हैं। उसे वो टाइम याद आता है जब रियून को खुद असैसिनेट किया जाना था। टाइम लिमिट 3 डेज की सेट की गई थी और लोकेशन पेंटन थी। स्पेशल कंडीशन ये थी कि उन्हें उसे मार्टिन पेंटन ब्रांच में एक स्पेशल ग्रेड ट्रेनी के रूप में रजिस्टर करना था। असैसिन्स हंसे थे ये सोचकर कि वो रियून को 10 मिनट्स में फाइंड कर लेंगे। ये पता चला कि वो फेल हो गए। वो उसे पूरे 3 डेज तक लोकेट नहीं कर पाए। उन्होंने इनडायरेक्टली रियून के ट्रिक्स और ट्रैप्स की प्रेज की। 3 डेज एंड होने के बाद रियून को सैफायर से ट्रेनिंग मिली क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस रखा था। प्रेजेंट में वापस रियून रिफ्लेक्ट करता है कि एक फॉर्मल असैसिन बनना इजी नहीं है। इस टेस्ट के लिए टारगेट हाईएस्ट डिफिकल्टी पर सेट किया गया है और वो शायद कुछ हिस्टोरिकल की बिगिनिंग में हो। मीनवाइल पाला सक्सेसफुली अलार्म मैजिक और मैकेनिकल डिवाइसेस को बाईपास करता है, मर्सनरीज को अवॉइड करता है। हाउएवर, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एडिशनल मर्सनरीज भी होंगे। रेन खुद को हाइड करने में मैनेज करती है और पाला को थैंक करती है क्योंकि उसके एक्शंस की वजह से चीजें उसके लिए वर्कआउट हो गईं। टारगेट काउंटलेस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का सब्जेक्ट रहा है, इसलिए वो छिपने के लिए जो जगह चुनता है वो उसकी मेन वाइफ का बेडरूम है। वाइफ उससे कॉन्क्यूबाइन रखने और असैसिन्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्यूरियस है। वो इंसिस्ट करता है कि वो असैसिन्स को लाने वाला नहीं था और रूम पूरी तरह से सेफ्टी डिवाइसेस से इक्विप्ड है। रेन रूफटॉप से कॉन्वर्सेशन सुनती है और अपने चारों ओर 5 ऑर्डिनरी सोल्जर्स को टेक डाउन करने का डिसाइड करती है ताकि वो एक फ्रंटल ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट कर सके। मीनवाइल अलॉक की वाइफ उसे एक नाइफ से थ्रेटन करती है। वो उसके अफेयर्स और फैमिली का मनी लेने के लिए बिट्रेड महसूस करती है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि बिजनेस फंड्स इनसफिशिएंट थे, लेकिन वो जानती है कि उसने वो मनी कॉन्क्यूबाइन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए यूज किया था। बिना हेजिटेशन के वो उसे हार्ट में स्टैब कर देती है, फिर आंसू बहाने लगती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है। रेन टारगेट को वाइफ के हाथों मरते हुए देखती है और कंफ्यूज्ड रह जाती है, अनश्योर कि उसका मिशन सक्सेस है या फेलियर। वो अचानक रियून के बारे में सोचती है और रियलाइज करती है कि उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। वो अपनी फेलियर रिपोर्ट करने के लिए वापस आती है, कहती है कि टारगेट को वाइफ ने मारा था, उसने नहीं। वो रियून को पहले से ही वापस देखकर शॉक्ड है। सोचती है कि क्या वो मैंशन में गया भी था। पाला भी सेफली रिटर्न होता है। वो एस्केप कर गया जब मर्सनरीज आपस में लड़ने लगे। डन्स अनाउंस करता है कि कमीशन फेलियर नहीं था क्योंकि रियून सक्सीड हुआ। दोनों कंटेस्टेंट्स स्टंड खड़े रह जाते हैं जब डन्स एक्सप्लेन करता है कि रियून ने वाइफ को कंट्रोल किया था और अपनी स्किल से हस्बैंड को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। फिर डन्स एक एक्सप्लेनेशन मांगता है और रियून एक अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि सॉल्यूशन टारगेट और उसकी मेन वाइफ के बीच था, टारगेट के इंटरनल अफेयर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कॉन्टेस्टेंट्स को लगता है कि शायद ब्रांच मैनेजर ने उसे टारगेट पर स्पेशल इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन रियून कहता है कि उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो एक फेयरली फेमस मर्चेंट है, कोई हार्ड टास्क नहीं था। और रेन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एलोक एक लिकर डिस्ट्रीब्यूटर था और एक न्यू मिस्ट्रेस लाया था। जब दोनों कंटेस्टेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने में बिजी थे, रियून ने पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन फिनिश कर ली थी और पहले से तैयार किए गए प्लान के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर दिया था। पाला सोचता है कि वो टारगेट को जानने से पहले ही इन्वेस्टिगेशन कैसे फिनिश कर पाया। रियून रिवील करता है कि टारगेट एकमात्र पर्सन नहीं था जिसे उसने इन्वेस्टिगेट किया था। शहर में बैड रूमर्स या असैसिनेशन रिस्क वाले हर किसी को उसने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था। उसने शहर के मर्चेंट्स के करीब जाना शुरू कर दिया था जो रूमर्स जानते थे, और क्योंकि उसने 2 मंथ्स में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, वो हर पॉसिबल टारगेट के असैसिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाया। उसने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, चाहे टारगेट कोई भी हो। ये एक छोटे से टेस्ट के लिए पूरी बुक रिवाइज करने जैसा था। तो जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने सीखा कि कोई अलॉक से गहरी ग्रज रखता था, उसकी मेन वाइफ केली। वो उसके कांटेक्ट में आया जब वो कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड द्वारा मिसट्रीटेड हो रही थी, और उसने उसे सीक्रेटली असैसिनेशन गिल्ड को कमीशन करने का एक सॉल्यूशन सिखाया। जैसे जैसे टारगेट अपनी वाइफ को इग्नोर करता रहा और मिस्ट्रेसेस लाता रहा, वो अपनी वाइफ की फैमिली के मनी का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस भी चलाता रहा।
कैली उससे इतनी नफरत करती थी कि उसे मार दे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो मरे। तो उसने उसे बताया कि अगर वो एडिशनल मर्सनरीज हायर करती है और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करती है तो उसका हस्बैंड बस डर जाएगा और सेफ रहेगा। तो लास्ट मोमेंट में जब वो अपनी वाइफ के बेडरूम में भागा, रियून ने पहले ही उसे सजेस्ट किया था कि उसे असैसिनेशन कमोशन को मिस्ट्रेस और उसके लवर की प्लॉट के रूप में फ्रेम करना चाहिए और वो फिर अपने सेंसेस में वापस आ जाएगा और उसके पास लौट आएगा। कैली ड्रंक थी और उसने प्लान एक्सेप्ट कर लिया और वो एडमिट करता है कि अगर ये सिर्फ उस पॉइंट तक प्रोसीड होता तो सब कुछ उसकी विशेस के अकॉर्डिंग होता। लेकिन असैसिनेशन प्लान होने से ठीक पहले उसने उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी। उसके हस्बैंड ने वो सारा मनी स्पेंड कर दिया था जो उसने उसकी फैमिली से लिया था, ये क्लेम करते हुए कि ये बिजनेस फंड्स के लिए था। बेसिकली टेस्ट प्री प्लान्ड था और उसने स्मार्टली इसे अपने फेवर में डाइवर्ट कर दिया। डन्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि एक सिविलियन वुमन ने अपने हस्बैंड को स्टैब टू डेथ कैसे कर दिया। रियोन एक्सप्लेन करता है कि जो अल्कोहल डिलीवर किया गया था वो एक पोशन के साथ मिक्स्ड था जो उसने एल्केमी से बनाया था, क्योंकि कैजुअलिटीज होने पर डेंजरस होता। तो उसने कुछ ड्रग्स पानी में मिक्स कर दिए जो मर्सनरीज ने भी पिए और ये राइट टाइम पर एक्टिवेट हो गया। ड्रग का इफेक्ट टेम्पोररीली जजमेंट को क्लाउड करना और आसानी से एंग्री बनाना था। पाला रियलाइज करता है कि मर्सनरीज का एक दूसरे से लड़ना उसके बनाए गए ड्रग की वजह से था। तो सिंपल वर्ड्स में सब कुछ उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ और जो इंफॉर्मेशन उसने लीक की ड्रग के इफेक्ट्स के साथ मिलकर कैली को और भी एंग्री बना दिया, इस पॉइंट तक कि उसने उसे मार दिया। फिर डन्स उसे टेस्ट क्लियर करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। रियून डन्स को यह भी इन्फॉर्म करता है कि उसे कमीशन फी और कैली से एक एक्स्ट्रा चार्ज मिलने वाला है क्योंकि कैली अचानक एक मर्डरर बन गई। लेकिन ये अभी भी एक फैक्ट है कि असैसिन्स इन्फिल्ट्रेट हुए थे। सिर्फ उन्हें पता है कि कैली ने उसे मारा था, असैसिन ने नहीं, और वो अपने क्राइम को कवर अप करने के लिए कुछ भी पे करेगी। वो सब स्टन्ड रह जाते हैं ये कंसिडर करते हुए कि उसका लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि उसका काम रियली शार्प और रिस्पेक्टेबल है। डन्स दोनों कंटेस्टेंट्स को वापस भेजता है लेकिन रियून को रोक लेता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि उसने क्या किया है। कहता है कि वाइफ को अब अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड को मारने के गिल्ट के साथ जीना होगा और कुछ ऐसा है जो रियून ने कभी कंसीडर नहीं किया। उनका गिल्ड असैसिन्स बनाता है, मॉन्स्टर्स नहीं। रियून कामली एक्सप्लेन करता है कि वो उसे एक ऑर्डिनरी वुमन के रूप में देखता था जब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि कैली अपने हस्बैंड की सभी मिस्ट्रेसेस को मार देती थी। अलोक ने भी अपनी ड्रग्स, लोन्स और अपने बिजनेस के पीछे गैम्बलिंग डेन्स चलाकर कई लाइव्स बर्बाद की थी। कैली अपनी फैमिली की पावर की वजह से अपनी सारी किलिंग्स हाइड कर पाती थी और उसका हस्बैंड उससे थक गया था, लेकिन उसने फिर भी और मिस्ट्रेसेस लेना बंद नहीं किया, भले ही वो जानता था कि अंत में हर एक मर्डर कर दी जाएगी। मिस्ट्रेसेस की फैमिलीज अभी भी उन्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन कैली की पावर आसानी से उसके क्राइम्स को कंसील करती है। इस तरह के डिटेल्स नॉर्मली एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिवील नहीं होते और ये आखिर में एक टेस्ट केस के लिए एक असैसिनेशन रिक्वेस्ट थी। भले ही वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड मरे, रिक्वेस्ट रिसीव करने वाला गिल्ड फुल पेमेंट तभी रिसीव कर सकता है जब टारगेट मर जाए। फिर रायन क्वेश्चन करता है कि क्या क्लाइंट की फीलिंग्स या सर्कमस्टेंसेस एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में मैटर करती हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं मनी के लिए करते हैं। वो ये भी कहता है कि कैली ने कभी नहीं कहा कि वो अपने हस्बैंड को अपने हाथों से नहीं मारना चाहती। इंस्टेड उसने असैसिनेशन रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट उनके अपने तरीके से कंप्लीट हुई। भले ही कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो अपनी रेस्ट ऑफ अ लाइफ अपने हस्बैंड को मारने के गिल्ट के साथ जिए, ये उनका बिजनेस नहीं है। डन्स सोचता है कि क्या कॉन्शियंस असैसिन्स के लिए अननेसेसरी है, और रियोन कहता है कि अगर वो अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पावर ग्रो करनी चाहिए और चीजों को रूट से बदलना चाहिए। चाहे वो असैसिनेशन रिक्वेस्ट लेते समय कॉन्शियंस की कितनी भी सर्च करें, कुछ भी नहीं बदला जा सकता और फिर वो चला जाता है। सैफायर हमारे बंदे को टेस्ट पास करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और अनाउंस करती है कि वो अब एक फॉर्मल गिल्ड मेंबर और अ 5th ग्रेड असैसिन है। जैसे ही वो अनाउंस करती है उसका लेवल अप हो जाता है। उसका सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने पोलो और पाला का रिस्पेक्ट एक्वायर कर लिया है और डन्स की एक्सपेक्टेशंस अर्न की हैं। सैफायर उसे इन्फॉर्म करती है कि वो अब गिल्ड की ऑफिशियल रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर सकता है और कंडीशंस मीट करने पर प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसे नहीं लगा था कि वो राइट अवे प्रमोशन के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन वो उसे काट देता है और प्रमोशन के लिए सभी कंडीशंस रिसाइट करना शुरू कर देता है।
फिर वो इमीडिएटली पूछता है कि अलॉक रिक्वेस्ट ने उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के कितना पेमेंट अर्न कराया, और सैफायर थोड़ा प्रेशर्ड महसूस करती है। वो उसे बताती है कि एडवांस्ड पेमेंट 10 गोल्ड था, कंप्लीशन पेमेंट 10 गोल्ड था, और उन्होंने केली से मर्डर कंसील करने के लिए 10 गोल्ड भी रिसीव किया। वो कहता है कि भले ही ये सिर्फ एक टेस्ट था, वही है जिसने रिक्वेस्ट कंप्लीट की और एडिशनल अमाउंट अर्न किया। और क्योंकि प्रमोशन कंडीशन सिंगल रिक्वेस्ट के लिए 30 गोल्ड है, उसने प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट मीट कर ली है। वो इंस्टेंटली 4th ग्रेड असैसिन में प्रमोशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन रिसीव करता है। वो उसे बहुत एरोगेंट होने से कॉशियस रहने और उन्हें लाइटली न लेने के लिए कहती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनके अपने लॉज और पॉलिसीज भी हैं। असैसिन्स के बीच उन्हें 4th ग्रेड से ही रियल डील माना जाता है। मोस्टली वो उसके एटीट्यूड से अनॉयड है, क्योंकि ये दूसरे असैसिन्स को डिसरिगार्ड करता है। वो इसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाउडली अफर्म करता है कि वो प्रमोशन एप्लीकेशन विथड्रॉ नहीं करेगा। वो उस पर येल करना शुरू कर देती है, लेकिन डंस, जिसने टेस्ट सुपरवाइज किया था, अफर्म करता है कि रियून 4th ग्रेड प्रमोशन टेस्ट लेने के लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि ये उनके प्रति डिसरिगार्ड से नहीं था। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो उसने टेस्ट में दिखाया, प्योर फिजिकल एबिलिटी। उसने इलैबोरेट प्लान्स पर रिलाई नहीं किया, बल्कि एक असैसिन के रूप में बॉडी की कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके असैसिनेशन स्किल्स पर रिलाई किया, और उसने ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज के साथ असैसिनेशन अटेम्प्ट जीता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल रियून के स्किल लेवल को गेज करने के लिए भी कर सकते हैं, या वो उसे एक लेसन सिखा सकते हैं जो वो कभी नहीं भूलेगा। सैफायर टैग गेम के बारे में सोचती है। ये मोस्टली ट्रैप टेक्निक्स थीं। वो फाइनली एक प्रमोशन टेस्ट के लिए अग्री करती है और उसे वार्न करती है कि असैसिन्स को इस टेस्ट के लिए अपनी लाइव्स रिस्क करनी होगी, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। बाद में रात में तीनों डंस के साथ बैठते हैं और डंस उसे इन्फॉर्म करता है कि टेस्ट अर्लीस्ट 1 या 2 मंथ में कंडक्ट हो सकता है। तब तक वो उसे ट्रेन कर सकता था, लेकिन रियून पोलाइटली ऑफर डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि वो तब तक रेस्ट करना चाहता है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो कुछ समय के लिए गिल्ड से दूर रहेगा, और एक बार जब वो फॉर्मल गिल्ड मेंबर बन जाता है तो उसके लिए ब्रांच के टेरिटरी से बाहर जाना ओके है। वो उन्हें अश्योर करता है कि वो टेस्ट से पहले रिटर्न होगा और टेस्ट पर अपडेट्स चेक करने के लिए मार्टिन ब्रांच में स्टॉप बाय करेगा। फिर वो एक साथ ड्रिंक करते रहते हैं जब तक कि वो फुलफिल्ड महसूस न करें। रियून जानता है कि 4th रैंक असैसिन बनने के बाद उसे कोई फ्री टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। क्योंकि टारगेट एक ब्रांच लीडर है, ये एक्सपेक्टेड है कि नैप लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसा होने से पहले उसे निकलना होगा। वो डार्कलैंड में आता है, द लैंड ऑफ द डेड। मीनवाइल एक नोबल अपने नाइट्स के साथ निकलता है और हमारे बंदे को देखता है, इमीडिएटली क्वेश्चन करता है कि वो कौन है। रियोन उठता है, कहता है कि उसका लेग इंजर्ड है और वो और नहीं चल सकता। वो नोबल से उसे विलेज तक राइड देने के लिए कहता है, वरना वो वहां मर जाएगा। नोबल एरोगेंटली एक्ट करता है, कहता है कि अगर वो हरी में नहीं होता तो वो उसे मार देता। लेकिन रियून क्लियरली नोटिस करता है कि वो बिल्कुल भी हरी में नहीं था। रियून कैरिज पर अलाउ किए जाने के लिए बेग करता है और केनिल नाम के नोबल को कैरिज के अंदर से बच्चे को अंदर रखने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। कैनहिल रिफ्यूज कर देता है और इंस्टेड उसे अपने साथ हॉर्स पर बिठा लेता है। राइड करते समय केनिल उससे क्वेश्चन करता है और हमारा बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। नोबल कहता है कि वो सिर्फ कैरिज में यंग लेडी की वजह से अलाइव है और वो उससे मिलकर लकी है। लेकिन रियोन जानता है कि ये लक नहीं था, ये प्योर प्लानिंग थी। यंग लेडी साइंटन रोज थी, रोज फैमिली की ब्लड रिलेटिव जो रोज क्रेस्ट बेयर करती थी। सिर्फ उस पर्पस के लिए उसने डिपार्ट होने से पहले सभी डेंजर्स क्लियर कर दिए थे, और उसने सीखा था कि रोज फैमिली का प्रोसेशन उसके सेम रोड पर होगा। तो वो फेनस्ट्रॉय के आउटर टेरिटरीज में क्वाइटली रह रहा था, लेकिन रोज फैमिली सडनली कोलैप्स हो गई थी और उसे एग्जाइल में फोर्स किया गया था। वो जानता है कि बॉर्डर रीजन से सिर्फ माइनर नोबल्स ही बचे हैं, तो एस्कॉर्ट्स रियल नाइट्स भी नहीं हैं। वो मियरली फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स हैं जिन्हें नाइटहुड ग्रांट की गई थी। रोज फैमिली के फॉल के पीछे की पूरी स्टोरी सरमिन फैमिली से जुड़ी है, जहां तक उसने इन्वेस्टिगेट किया है। एक नाइट सोचता है कि सरमिन फैमिली इन सब में क्यों इन्वॉल्व्ड है। दूसरा नाइट कहता है कि कनिंग फैमिली ने रोज फैमिली के हेड को असैसिनेट कर दिया ताकि वो अपनी सीक्रेट डीलिंग्स के एविडेंस हाइड कर सकें। जब रियून ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं। रियून ने आज जो सीखा वो रोज फैमिली का डाउनफॉल था, जो सरमिन और पैटन फैमिलीज, डेरन किंगडम जिससे सरमिन बिलोंग करता है और पेन स्ट्रॉय किंगडम जिससे पार्टन बिलोंग करता है, के बीच रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट से ओरिजिनेट हुआ था।
रोज फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एक राइवल नेशन से एफिलिएटेड था और सरमिन फैमिली का नाइट बन गया, जहां उनके बीच टाइज शुरू हुए। डार्कलैंड में ड्यूटीज परफॉर्म करते समय वो एक मॉन्स्टर द्वारा मारा गया और रोज फैमिली को सरमिन फैमिली ने एक मैसिव एड से ऑनर्ड किया। एक और फैमिली जो रोज फैमिली से कंपीट करती थी और रिजेंट करती थी, सरमिन फैमिली के एक्शंस को सपोर्ट करने लगी और डिस्प्यूट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया। इससे रोज फैमिली के हेड का असैसिनेशन हुआ। रूमर्स फैल गए कि रोज फैमिली सीक्रेटली सुरमान के लिए शैडोज में काम कर रही थी और सरमान एविडेंस हाइड करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हेड को मार दिया। लेकिन रोज फैमिली ने क्लेम किया कि उन्हें एक्चुअली पार्टन ने मारा था। हाउएवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पार्टन उस टाइम एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था। अब अपनी फैमिली का हेड खोने और पावर में कलैप्स होने के बाद रोज फैमिली को डेरन की ओर एग्जाइल किया जा रहा है। सच सिर्फ रोज फैमिली के अंदर के लोग जानते हैं, जिन्होंने सेंटन रोज को अबैंडन नहीं किया था। जैसे ही लेडी रोज अपने टेंट के अंदर सोती है, दूसरे नाइट्स बाहर बिखरे हुए हैं। कुछ गार्ड पर खड़े हैं, दूसरे फायर के पास बैठे केनिल को सुन रहे हैं। वो बता रहा है कि पैटर्न और अयानी फैमिलीज एक्चुअली शेडी हैं, जबकि सरमिन फैमिली ने हमेशा हेल्प करने की कोशिश की है। गार्ड्स इस पर चीयर करते हैं और मीनवाइल रियोन चुपचाप उनके बगल में अपना सूप पी रहा है। एक गार्ड उसकी ओर देखता है, सोचता है कि क्या बच्चा इन सब पॉलिटिकल टॉक से बोर्ड है। इंस्टेड रियोन अपनी एक क्वाइट कंसर्न रेज करता है, क्वेश्चन करता है कि क्या उनके लिए एक रैंडम बच्चे के सामने, स्पेशली एक एग्जाइल मिशन के बीच में, इस तरह की बातें ओपनली करना वाइज है। गार्ड्स बस श्रग ऑफ करते हैं और बात करते रहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि लेडी रोज ही है जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। वो केनिल और नए नाइट्स एक्सपीरियंस में लैक करते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से रियलाइज नहीं किया है कि ये पूरा मैस कितना सीरियस है, स्पेशली जब अयानी फैमिली की बात आती है। रियोन एग्जैक्टली जानता है कि इसका क्या मतलब है। अयानी फैमिली का हेड एक होपलेस वुमनाइजर है, जिस पर गिल्ड में मल्टीपल असैसिनेशन रिक्वेस्ट्स प्लेस की गई हैं। रिक्वेस्ट्स रियोन ने पर्सनली रिजेक्ट की थीं क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफुल था। अपनी डिस्गस्टिंग लाइफस्टाइल के बावजूद वो बंदा अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक्सट्रीमली कॉशियस है, और अगर कोई इतना पैरानॉइड लेडी रोज को टारगेट कर रहा है तो इस तरह ओपन में कैंप करना प्योर मैडनेस है। तभी रियोन डार्कनेस में मूवमेंट कैच करता है, पेड़ों में उनके पीछे एक क्विक लीप। रियलाइज करते हुए कि एक टेल पहले से ही उन्हें फॉलो कर रही है, वो अटैक करके किसी को अलर्ट करने का रिस्क नहीं लेने का डिसाइड करता है। इंस्टेड वो शैडोज में स्लिप हो जाता है और ट्रैप्स खोदना शुरू कर देता है ताकि जो भी उन्हें ट्रैक कर रहा है उसे स्लो डाउन कर सके। जब तक वो कैंप में वापस आता है, गार्ड्स उसे कंफ्यूजन में घूरते हैं, सोचते हैं कि वो अचानक डर्ट में कवर्ड क्यों है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उसने पहले ही परस्यूअर को कुछ समय के लिए स्टॉल करने के लिए इनफ ट्रैप्स प्रिपेयर कर लिए हैं। इसके साथ और रोज फैमिली से पहले मिली इंफॉर्मेशन के साथ वो चुपचाप अपने टेंट में वापस चला जाता है, डॉन पर पार्ट अवे करने के लिए रेस्ट अप करने का इंटेंट रखता है। अगली मॉर्निंग वो अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन डसॉम विलेज पहुंचते हैं। केनिल रियोन की ओर देखता है और जोर से सोचता है कि उसके जैसा छोटा बच्चा डार्क जोन के इतने करीब एक विलेज में क्या करने की प्लान कर रहा है। रियोन कैजुअली झूठ बोलता है कि वो एक मर्चेंट है जो मॉन्स्टर मटेरियल्स में डील करता है, और इसके साथ वो पार्ट वेज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो चला जाए, नाइट उसे रोकता है और उसे एक हीलिंग पोशन देता है, अपेरेंटली लेडी रोज के ऑर्डर्स पर। रियोन ऑफ गार्ड हो जाता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कैरावैन निकल जाता है उसे पोशन के साथ अकेला छोड़कर। वो इसे इमीडिएटली पी लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, हॉर्स राइडर्स का एक ग्रुप उसके पास से गुजरता है। रायोन उन्हें इंस्टेंटली परस्यूट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, मर्सनरीज, सोर्ड्समैन, मैजिशियंस, और उन्हें लीड कर रहा है गुरुता अयानी, अयानी फैमिली का सेकंड सन। वो सब बिना उसकी ओर देखे रेस बाय कर जाते हैं। फिर भी रियोन ऑनेस्टली सरप्राइज्ड है कि वो उसके सेट किए गए सभी ट्रैप्स के बावजूद इतनी जल्दी कैचअप करने में मैनेज कर गए। फिर कुछ और उसका अटेंशन कैच करता है, पोशन बॉटल। करीब से ये एक्सपेंसिव लगती है। नेचुरली ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि लेडी रोज क्या सोच रही थी, उसे ऐसा कुछ देना जब वो बेसिकली एक फ्यूजिटिव की तरह जी रही है और उसकी फैमिली के जीतने के ऑलमोस्ट नो चांस है। रियोन जानता है कि गुरुता उसे इवेंचुअली कैच कर लेगा। ये उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए था, या एटलीस्ट ऐसा ही होना था। हाउएवर, अब जब उसने उनका प्राइसी पोशन ले लिया है तो वो इस फीलिंग को शेक नहीं कर सकता कि वो रिटर्न में उन्हें कुछ ओव करता है। तो एक क्वाइट साई के साथ वो अपने मैजिक सर्कल्स खोलता है और कोर्नैक को अपनी पूरी पावर से समन करता है।
उसका पहला टास्क डिक्लेयर करता है। जैसे ही रोज फैमिली चुपचाप आगे बढ़ती है, केनील को अचानक कुछ सुनाई देता है और वो इंस्टेंटली हाई अलर्ट पर चला जाता है। वो हर किसी से पेस बढ़ाने का अर्ज करता है और लेडी को पीछे रहने का मोशन करता है। दूसरे सडन ऑर्डर से थोड़े थ्रोन है, लेकिन वो लाइन में आ जाते हैं जब केनील क्लियर कर देता है कि माना यूजर्स उनका पीछा कर रहे हैं। बॉर्डर आने के साथ वो एक बैकअप प्लान सेट करता है कि अगर परस्यूअर्स कैचअप करते हैं तो 2 फ्रंट लाइनर्स लेडी को ग्रैब करके उसे जितनी जल्दी हो सके सेफ्टी में ले जाएंगे। चार्ज लेते हुए केनील मुड़ता है और परस्यूअर्स की ओर रश करता है, टाइम बाय करने के लिए रेडी, ये जानते हुए भी कि अयानी फैमिली के नाइट्स उसके लेवल से बहुत ऊपर हैं। मीनवाइल अयानी फैमिली की राइडिंग पार्टी माउंटेन पास पर पहुंचती है। सरप्राइज्ड होकर देखती है कि उनके रास्ते में सिर्फ एक नाइट खड़ा है। उसी टाइम केनील अपना हॉर्स उनके सामने रोकता है और उन्हें टर्न अवे करने के लिए वार्न करता है, लेकिन शॉक्ड हो जाता है जब गुरुता अयानी अपना हुड हटाता है, रिवील करता है कि वो किसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर उसके फेलो पार्टी मेंबर्स इसे रेकलेस कंसिडर करते हैं। अपनी आइडेंटिटी शो करना गुरुता को केयर नहीं है। उनका मिशन सेंटन को छोड़कर हर किसी को किल करना है। बिना हेजिटेशन के वो अपने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बंदी को लाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही मर्सनरीज चार्ज करते हैं, केनील उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक मेज के ब्लास्ट से स्ट्राइक किया जाता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। बुरी तरह हर्ट, केनील खुद को गैदर करने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके शॉक के लिए गुरुता अपना नाइट भी लाता है। और भी सरप्राइजिंग, ये सीसो है, केनील का फॉर्मर कैप्टन ऑफ द रोज नाइट्स, जिसे गुरुता ने मनी से ल्यूर किया है। बिना टाइम वेस्ट किए सीसो केनील के साथ क्लैश करता है और सिर्फ कुछ स्विंग्स में उसकी हैंड से सोर्ड नॉक करने में मैनेज करता है। रिलेंटलेसली वो केनील को रोज फैमिली को अबैंडन करने और एक न्यू मास्टर को सर्व करने के लिए परसुएड करने की कोशिश करता है, लेकिन केनील रिफ्यूज कर देता है, भले ही इसका मतलब डेथ हो। यह सुनकर गुरुता उसे फिनिश ऑफ करने का सिग्नल देता है। जैसे ही सीसो फाइनल ब्लो डिलीवर करने वाला होता है, कुछ उसकी बैक में स्ट्राइक करता है। ये कोरनाक से एक ग्रीन फ्लेम निकलता है जो रेस्क्यू के लिए आती है। बिना पॉज के वो मल्टीपल ब्लास्ट्स के साथ फॉलो अप करती है जो सीसो को एक इंस्टेंट में किल कर देते हैं, पर गुरुता को उसके जादूगर ने ठीक समय पर बचा लिया। इस बीच बॉर्डर के पास रोज फैमिली की राइडिंग पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। कैरेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होने के साथ सिर्फ 2 नाइट्स लेडी रोज को अपनी हर चीज से डिफेंड करने के लिए बचे हैं, जबकि 2 अयानी मर्सनरीज उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो कितनी आसानी से ओवरवेल्म्ड हो गए। जैसे ही सिचुएशन और डेस्परेट होती है, लेडी रोज खुद कैरेज से बाहर निकलती है। काम यट रेजोल्यूट वो अपने लोगों को अपने वेपन्स लोअर करने का ऑर्डर देती है। फिर अपनी नेक पर एक नाइफ रखकर वो डिमांड करती है कि अयानी मर्सनरीज उसे ले जाएं अगर वो चाहें, लेकिन चेतावनी देती है कि उन्हें उसके लोगों को बख्शना होगा, वरना वो अपनी जान ले लेगी, जो साफ तौर पर उनके मालिक के इरादों के उलट है। लेकिन उसके शौक के लिए मर्सनरी मजाक उड़ाता है कि जब तक वो डेरन नहीं पहुंच जाती, वो न तो नोबल है और न ही कुछ और। अगले इंस्टेंट एक मर्सनरी उसके पीछे फ्लैश करता है और उसका नाइफ छीन लेता है, उसे दिखाने के लिए रेडी कि एक माना यूजर को क्रॉस करने का क्या मतलब है। ये देखकर रोज फैमिली का नाइट रिटेलिएट करने की अटेम्प्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट कर सके, रियून एक फ्लैश में अपीयर होता है और मर्सनरी के फेस पर एक पावरफुल किक डिलीवर करता है। रिमेनिंग मर्सनरी इनिशियली रियून के सडन एंट्री से शॉक्ड और भी स्टन्ड हो जाता है जब रियून रिवील करता है कि वो एक मार्टन असैसिन है जो सूप और एक पोशन के डाउन पेमेंट के साथ प्रिपेयर्ड होकर आया है। एडवांटेज रियलाइज करते हुए लेडी रोज जल्दी से पीसेस को एक साथ रखती है और हर किसी को हैंडल करने के लिए 30 गोल्ड ऑफर करती है। येट रियून के लिए यह बहुत कम है, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट मर्सनरी के लिए 30 गोल्ड लेने को विलिंग है। लेकिन अभी भी हाउस अयानी का सेकंड सन, नाइट कमांडर और एक मेज बाकी हैं। स्टेक्स को समझते हुए लेडी रोज जानती है कि अगर वो जल्दी एक्ट नहीं करती और उसे हायर नहीं करती तो उनका एग्जाइल मिशन फेल हो जाएगा और हाउस रोज फॉल कर सकता है। एक एंग्शियस स्टेट में वो रियून को वो सब कुछ देने के लिए अग्री करती है जो वो मांगता है और वो ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ वो एक ब्लिंक में हवा में लीप करता है और मर्सनरी पर चार्ज करता है, जो हेजिटेट करता है, क्वेश्चन करता है कि क्या रियून अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद एक रियल असैसिन है। रियून अपना अटैक लोड अप करता है और एक सिंगल स्विंग से फर्स्ट मर्सनरी को टेक डाउन करता है, दिखाता है कि वो मिस्टेक्स नहीं करता, इतना कॉन्फिडेंट कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर सके। थस मार्टिन में रियून के लिए फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट शुरू होती है,
जिसकी प्राइस सब कुछ है। जब रियून अपने ग्लोरी के मोमेंट में जी रहा है, डाउन्ड मर्सिनरी उठता है, मैनाइकली हंसता है, क्लेम करता है कि वो इतनी आसानी से डिफीटेड नहीं होंगे। इससे पहले कि रियून टर्न कर सके, जिस मर्सिनरी को उसने पहले टेक डाउन किया था, वो मिड अटैक उस पर अपनी सोर्ड स्विंग करता है। हाउएवर, रियून आसानी से डॉज कर लेता है, उन्हें रियलाइज करने पर फोर्स करता है कि वो एक मार्टन असैसिन के अगेंस्ट अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए दोनों मर्सिनरीज एक सिंक्रोनाइज्ड असॉल्ट लॉन्च करते हैं। पोजीशन स्विचिंग सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करके रियून पर एक ही टाइम पर अटैक करते हैं। रिस्पॉन्स में रियून अपना बॉडी कंट्रोल और एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है। एक आई के ब्लिंक में उनके चारों ओर अपीयर होता है। ये ड्यूओ को कंप्लीटली कंफ्यूज कर देता है, जो इल्यूजन सस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पाते। फॉर द मोमेंट वो एक साथ काउंटर अटैक करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। रियून उन लोगों के सामने फ्लैश करता है, रिवील करता है कि उसने पहले ही उन पर फिजिकल वार्निंग्स और दूसरे कर्सेस अप्लाई कर दिए हैं, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सकें। और जैसे ही वो वीकन होने लगते हैं, रियून उन्हें इनसाइड आउट स्लैश कर देता है, उन्हें एक ब्रूटल ब्लड स्प्लैटर में टेक डाउन करता है। जैसे ही सनराइज होता है, हर कोई खुद को गैदर करता है, गिरे हुए लोगों की देखभाल करता है और कैरेज रीबिल्ड करता है। लगभग उसी टाइम केनिल आता है। जिस मोमेंट वो स्टेप इन करता है, उसकी फर्स्ट कंसर्न हर किसी की सेफ्टी के लिए होती है। उसे देखकर लेडी रोज रिलीफ महसूस करती है और आंसू बहाने लगती है, जबकि रियून चुपचाप जानता है कि ये सब उसकी वजह से है। क्यूरियस होकर गार्ड सोचते हैं कि क्या केनिल ने सभी परस्यूअर्स को अकेले ही टेक डाउन कर दिया, लेकिन नाइट रिवील करता है कि उसे एक मेज से हेल्प मिली जो कहीं से अपीयर हुआ था। उस एड के साथ वो गुरुता को कैप्चर करने और ट्रेटरस नाइट को डिफीट करने में एबल थे। जैसे ही वो मेज के बारे में डिस्कस करते हैं, कोरना खुद आती है। रियून के मैजिक सर्कल सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करते हुए वो गुरुता को वुंडेड और बीटन स्पेल से ड्रॉप करती है। रियून को देखकर केनिल उसे उस बच्चे के रूप में रिकॉग्नाइज करता है जिसकी उसने पहले हेल्प की थी, लेकिन उसके शॉक के लिए लेडी रोज रिवील करती है कि वो मार्टिन से एक असैसिन है। फाइट को रिकॉल करते हुए केनिल रियलाइज करता है कि उसकी प्रेजेंस एक्सप्लेन कर सकती है कि मेज दुश्मनों को इतनी आसानी से कैसे टेक डाउन कर पाया जब वो लड़ रहा था। ये सुनकर कि वो मार्टिन से है, गुरुता जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेट गो किए जाने के लिए ट्रिपल पे करने की ऑफर करता है, ये जानते हुए कि एक असैसिन के लिए रिवॉर्ड पर्सन से ज्यादा मैटर करता है। हाउएवर, हर किसी के शॉक के लिए रियून अनॉयड हो जाता है और बहुत ज्यादा बात करने के लिए गुरुता को 2 पीसेस में कट करने के लिए अपना स्पेल यूज करता है। इसके साथ वो लेडी रोज को भी अपना पॉइंट क्लियर कर देता है, दिखाता है कि जो लोग अपना पेमेंट स्किप करने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है। टेरिफाइड होकर लेडी अग्री करती है और रियून फिर रिवॉर्ड के पास जाता है, एक्सप्लेन करता है कि वो इसे इमीडिएटली नहीं चाहता, रोज फैमिली की करंट सिचुएशन को समझता है। स्टिल वो डील के लिए एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट पर इंसिस्ट करता है जो सीक्रेट रहेगा। एक बार अग्रीमेंट सेट हो जाने के बाद वो सजेस्ट करता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन की ओर मूव करते रहें। उन्हें रिएश्योर करता है कि गिल्ड उनके जाने के बाद कॉर्प्सेस को हैंडल कर लेगी। इसके साथ रियून जाने लगता है, लेकिन केनिल इम्प्रेस्ड होकर कि उसने सिचुएशन को कितनी थॉटफुली मैनेज किया उसे पुकारता है। रियून बस रिस्पॉन्स में विंक करता है, अपनी फिंगर स्नैप करता है और उनकी आंखों के सामने वैनिश हो जाता है। ये गार्ड्स को शॉक कर देता है, लेकिन जो केनिल को ट्रूली सरप्राइज करता है वो ये है कि भले ही बंदे ने खुद को असैसिन कहा, उसने जो समन किया वो एक नॉर्मल अनडेड नहीं था। उसने क्लियरली ह्यूमन लैंग्वेज में बात की। इसके ऊपर उसने सीसो और मेज को ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली डिफीट कर दिया। ये देखकर केनिल रियलाइज करता है कि अगर कोई इतने पावरफुल अनडेड को कमांड कर सकता है तो पॉसिबिलिटी है कि रियून सबसे लेजेंडरी नेक्रोमैंसर वेडा का डिसाइपल हो सकता है।